ओके चलिए फिर आखिरी का 1.5 घंटा इस हफ्ते का, और एक ऐसा हफ्ता जो इतना ख़राब बीता है कि एक तरीके से वीरू थोड़ी खुशी है लोगों को कि कल हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं और एक ये हफ्ता जल्दी ख़त्म हो रहा है, और होपफुली अगले हफ्ते में भी एक ट्रेडिंग दिन कम है क्योंकि वेंसडे को महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस हैं, तो उस वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो इस हिसाब से एक अच्छी चीज़, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हो रही है वीरू। निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उस लेवल को, एक संघर्ष है लेकिन इतनी आसानी से नहीं तोड़ रहे हैं। हम जैसे अब तक 3-4 दिन से तो रोज़ मार्केट लेवल्स को तोड़ रहा था। इस समय हम शो की शुरुआत कर रहे थे, निफ्टी 200-250 पॉइंट डाउन होता था। आज एटलीस्ट निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट नीचे है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, डे हाई से ज़रूर हम स्लिप हुए हैं, डे हाई से काफ़ी स्लिप हुए आज भी। तो वो ट्रेड तो प्ले आउट हो गई सेल ऑन रैली की, लेकिन सेल ऑन रैली की ट्रेड प्ले आउट होने के बाद एटलीस्ट लोअर लेवल पर थोड़ा डिफेंस आ रहा है मार्केट में। आज मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी तेज़ी है यहाँ पर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी लास्ट का 1.5 घंटा कैसे रहता है। वो कह रहे हैं ना कि अब तक काम था, क्या लास्ट 1.5 घंटे में वापस प्रोग्राम शुरू होगा, पता चल जाएगा थोड़ी देर में स्क्रीन पर वीरू। जहाँ अब तक काम इन कंपोज, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट आई थिंक 60 मिनट्स, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अनुज, वो 200 डेमा को दोनों ही इंडस्ट्रीज सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। 200 डेमा पे एक बेस बना, इस बात की मतलब जो कंफर्मेशन होती है, इस बात की सांत्वना या इस बात का जो एक कन्विक्शन होता है, ये कब तक आता है? और आज इस क्लोजिंग के लिए स्पेशली इस आखिरी के 1.5 घंटे के लिए अप्रोच कर रहेगी? देखिए वीरू, मैं लोगों को झूठा दिलासा दूंगा नहीं, ये इवेंचुअली टूटेगा 200 डे मूविंग एवरेज। मार्केट का पैटर्न ऐसा बन रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज टूटेगा, 23,100 से 22,800 तक के लेवल्स मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, शायद वहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी खासी रैली दे। खैर अभी के लिए मैं नियर टर्म की बात करता हूँ। आज का दायरा क्लियर है, 23,475 से लेके करीब करीब 23,600 का, उस रेंज में हम कायम हैं। देखिए ट्रेड तो आज भी एक ही प्ले आउट हुई है सेल ऑन रैली की, है ना। सुबह रैली आई, 23,675 तक हम गए, वहाँ से कोलैप्स हुए, तो 100-125 पॉइंट मार्केट ने आपको आज भी दिए हैं सेल ऑन रैली पर। और इसके लिए बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ, इस मार्केट में अप्रोच आपकी दो हैं, या तो आप पोजिशनली शॉर्ट रहे हों तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप रोज़ इंट्राडे में शॉर्ट करें इस मार्केट को। जब तक मार्केट वो टेक्सचर आपको दे रहा है सेल ऑन रैली का, तब तक इंट्राडे में सेल करें। और हर रैली पर बड़े सेलर्स आ रहे हैं, ये बात तो बहुत क्लियर है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की भी कोई, वहाँ चाहे प्रोग्राम ट्रेडर हो, एल्गो ट्रेडर हो, जो भी है, उसको बचाने की कोशिश जारी है। 23,545 पर वो 200 डे मूविंग एवरेज है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही है। थोड़ा वो एक्सपायरी का भी प्रेशर खत्म हुआ बैंक निफ्टी पर शायद उसकी वजह से, लेकिन जो भी है, यहाँ पर एक रेंज है 49,800 से लेके 50,500 तक। तो देखते हैं क्या होता है बैंक निफ्टी पर। वैसे अगर पैटर्न्स फॉलो करेंगे तो देखिए क्या हो रहा था, अक्टूबर का लो भी निफ्टी ने तोड़ा, बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा था, इवेंचुअली बैंक निफ्टी ने तोड़ा। तो 200 डे मूविंग एवरेज भी निफ्टी ने ब्रीच किया, भले इंट्राडे में किया हो। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है थोड़े लैग के साथ शायद करेगा उसको, 49,720, 730 के आसपास जो है, तो अभी टाइम है उसमें। लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी है मार्केट में, टिकेगी नहीं या टिकेगी या नहीं, ये थोड़ा सा टफ सवाल है। लेकिन आज एक और अच्छी चीज़ हुई है वीरू, आज एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज अर्निंग्स में एक दो रिएक्शन मार्केट ने काफ़ी सधे हुए थे। जैसे आयशर मोटर्स 6% ऊपर है आज, आपका दीपक नाइट्राइट वो भी नंबर पे रिएक्ट कर रहा है, वो भी करीब 5-5.5% के करीब ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं भारत फोर्ज देख रहा था, भारत फोर्ज के नंबर्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न रहा, ये स्टॉक आराम से गिर सकता था, ये नहीं गिरा, आज उल्टा डे हाई पर आ गया, तो वो भी ठीक ठाक है मामला। तो आज एटलीस्ट थोड़ी सी अर्निंग्स रिएक्शन उतनी ब्रूटल नहीं रही है मार्केट के लिए। सिर्फ एक पीआई है जो करीब 5-6% नीचे, लेकिन पीआई भी सुबह के लो से तो रिकवर हुआ है। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आज मार्केट का पैटर्न है बेरू। तो एक संक्षेप में एक बात और कर लेते हैं अनुज, कि आईटी स्टिल फेवरेट फॉर लॉन्ग्स? नहीं, आईटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं। आई थिंक आईटी वीरू, आईटी आप देखिए, बाकी सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ ना, वीक मार्केट में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले महीने आईटी ऑल टाइम हाई भी लगा दे। सिर्फ 2.5% दूर है ऑल टाइम हाई से आईटी,
और कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, जैसे कोफोज है, परसिस्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो क्लियरली वो तो हाइडिंग पॉकेट रही है मार्केट के लिए काफ़ी टाइम से, लगातार बात भी हुई है उस पर। बिल्कुल विदाउट अ डाउट हाइडिंग पॉकेट। लेकिन वीरो, एफएनओ में क्या क्या इंटरेस्टिंग? अनुज, मैं उन स्टॉक्स को मार्क करूंगा जहां पे थोड़ा सा अर्निंग्स का भी बेनिफिट था और जहां पे मोमेंटम, टेक्निकल सेटअप सब स्ट्रॉन्ग है। लेट्स ब्रिंग इंडियन होटल्स। करीब करीब 739-45 पे ये फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। एज पर बैठा है, पिछले 4-5 दिन की जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री है उसको काटने की कोशिश करता हुआ। जरा आप एक बार इसका ओ एडिशन देखिए, करीब करीब 4% का, 8.25 लाख शेयर का बिल्डअप सेम्स अभी भी यहाँ पर लगता है, यहाँ पर अभी अपसाइड अच्छा बाकी है, बट एज रहेगा करीब करीब 741 की ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे रैमको सीमेंट्स का। देखिए टोज पे स्टॉक है ये, 905 पे, ऑलमोस्ट एज पे और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 927 पे परसिस्ट करता है, लेकिन शेप, बेस, ओ एडिशन सब बेहद आकर्षक है। कल कोलैप्स हुआ था हालांकि, लेकिन परसों की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी थी। एक 905-45 पे, दोनों ही स्टॉक्स पे हमारे पास एक अर्निंग्स का एडवांटेज है। और तीसरा स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, पिछले 10 दिन में गिरा था, कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, गिरा था, 50 डे में आप एक रेस्ट लिया और वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक। अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त करीब 1% के ओआई गेन के साथ अपने 20 डे को टेस्ट करता हुआ। तो माइट भी अगर ये 12.35 की ट्रेजेक्ट्री को काटता है तो एक 30-35 रुपए का स्विंग यहाँ पे और ड्यू है। अनुज, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्रम? बिल्कुल वीरू, तो देखिए पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं आज के, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के स्टॉक से। और लेकर आइए निफ्टी के गेनर्स। आयशर मोटर्स टॉप गेनर 6%, हीरो मोटोकॉर्प 2.25%। आज रिलायंस ने बहुत मदद की मार्केट की, करीब करीब 1.5% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ ये भी करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एफएनओ में आउटसाइड द इंडेक्स दीपक फर्टिलाइजर्स, अपोलो टायर्स, संवर्धन मदरसन और ओबेरॉय रियल्टी। आई थिंक ये दीपक नाइट्राइट होना चाहिए था, गलती से दीपक फर्टिलाइजर फायर हो गया। दीपक फर्टिलाइजर एफएनओ में नहीं है। जो मंदी वाले शेयर उनमें बीपीसीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर और श्रीराम फाइनेंस, ये निफ्टी वाले स्टॉक्स। और एफएनओ स्टॉक्स में पीआई इंडस्ट्रीज, आईजीएल, कोलगेट और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये रहेंगे आपके लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। स्क्रीन पर रखिए पूरे पैनल को। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड वही है जो सुबह मैंने दिया था, इंडियन होटल। उस समय टारगेट था 740, वो करीब अचीव हो चुका। देखिए इसका मैं टारगेट एक्सपेंड कर दूंगा 750 और स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा मैं, वो होना चाहिए करीब 730 का। तो यस, इंडियन होटल पर ध्यान देना चाहिए। इंडियन होटल्स पर ध्यान दीजिए। टारगेट सुबह भी गाबा सर ने दिया था, ये चार्ट का चमत्कार में वो टारगेट हिट हुआ आज। 740 का वो टारगेट था और ऑलमोस्ट हिट हुआ वो टारगेट। 739 पर आया, अब 750 का टारगेट है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सेल की तरफ रहेगा यहाँ पे अभी रुझान, यहाँ पे बीपीसीएल पे मुझे लगता है कि फ्रेश सेलिंग स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 300 के नीचे स्टॉक है तो काफी वीकनेस है, 280 तक ये आ सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। तो 305 के स्टॉप लॉस इन फ्यूचर्स आप बीपीसीएल में सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 280। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 290 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं जो 4-4.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 2 रुपए का रख सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 8 से लेके 10 तक। ओके, बीपीएसएल शॉर्ट है 297.40 और 2 कॉल्स हो गई हैं। प्रकाश गाबा सर की ने होटल्स, बीपीएसएल शॉर्ट। अनुज, आज कार्यक्रम में सोनी पटनायक जी और होती है ना, तो किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती, किसी नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। रचना जी भी हैं और शिल्पा जी भी हैं, कविता जी भी हैं। सोनी जी और होती तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, किसी भी महिला का नाम ले लो, आज वो पैनल में मौजूद होती है ना। रचना जी गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल जी। आज मैं कैश के काउंटर में से चुनूंगी जो कि अब जल्दी ही एफएनओ में भी आएगी, दैट इज जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस ने आज जो मूव दिया है 316 पे है ये काउंटर एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम इसमें 306 पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एसएल लगा के इसको लॉन्ग करेंगे और मेरा ये मानना है कि जियो फाइनेंस में ये जो रैली आज हुई है वो आगे कंटिन्यू होकर 335 तक जानी चाहिए।
तो 330 का पहला टारगेट रखेंगे, 335 का सेकंड टारगेट, 306 का एसएल। और ये अगर मार्केट खाली थोड़ा टाइम के लिए भी 200 पीरियड को टेम्पररी भी रिस्पेक्ट कर लेगा तो भी ये रैली कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। ऊपर से इसके साथ जो आज की न्यूज है वो भी उस मूव को सपोर्ट कर सकती है। ओके, रचना जी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा इससे बाय कॉल ऑन जियो फाइनेंस। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत इस कंपनी का समावेश भी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करें अलॉन्ग विद दिस आई थिंक व्यू एक्सप्रेस बाय रचना जी। रचना जी की कॉल के साथ एक निजी राय ज़रूर रखें। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, निफ्टी सुबह से कोशिश कर रहा है डिफेंड करने की अपने 200 डेज ईएमए को, तो काफी क्रूशियल लेवल है, दोनों तरफ के ट्रेड्स दिख रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये डिफेंड कर रहा है और मैं एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिखे हैं मदरसन सुमी पर, तो यहाँ एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 174 के प्राइस टारगेट के लिए आप मदरसन को देख सकते हैं। 165 पर एक अच्छा फुट राइटिंग होते हुए दिखी है, तो वो एक सपोर्ट बनना चाहिए। Thus, for the price target of 174, Motherson will be the buy. ओके, मदरसन इज अ बाय। चलिए अब मानस को जोड़ते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, क्रॉम्पटन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। क्रॉम्पटन ने एक पुल बैक दिया था अभी कुछ दिन पहले, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट में वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। जो पिछला स्विंग लो था उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो इसके फ्यूचर में, क्रॉम्पटन के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 376 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 384 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 360 रुपए के टारगेट सेट करेंगे क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 375 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 11 रुपए 50 पैसे के आसपास 375 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करनी चाहिए। ओके, आशीष चतुर्मोहता को जोड़ते हैं अब। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, क्या स्टॉक लिया आपने? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, जो थीम हमें अच्छी लगती है वो न्यू एज बिजनेसेस में है और जोमेटो की चर्चा हमने पहले भी कई बार की और अभी भी हमें लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रक्चरल टेलविंड इस पूरे स्पेस में है। स्विगी का आईपीओ आया और इतने खराब बाजार में भी एक अच्छी लिस्टिंग हमने स्विगी के अंदर में देखी और ऑब्वियसली एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे जोमेटो स्विगी के ट्रेड करता है। बट हमें लगता है जिस तरह से कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 4 से 5% की रेंज में लेकर आ चुका है, तो जो उन्होंने इंडिकेट किया था उससे थोड़ा पहले ही हमने देखा कि ब्रेक इवन बिजनेसेस में आना शुरू हुए। ब्लिंकिट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, फूड डिलीवरी बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन जो एक समय पे 2-3% थी, अब वो 4 से 5% के आसपास आना शुरू हो चुकी है। ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें लगता है 43% के आसपास हमें देखने को इस कंपनी के अंदर की नजर आएगी और जिसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे रहेगा। वैल्यूएशन का थोड़ा सा जरूर लगता है कि मार्केट जब स्विगी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है तो क्या जोमेटो के अंदर में अपसाइड आएगी, पर ये देखना जरूरी है कि ये कंपनी अब कहीं ना कहीं कैश फ्लोज जनरेट करना शुरू कर चुकी है, एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो चुकी है और जिसकी वजह से मुझे लगता है काफी ट्रैक्शन बिल्ड होगा। टेक्निकली स्टॉक में आप देखेंगे तो 255-250 के जोन में बहुत ही बढ़िया बेस बना है और ये बेस अगर से होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ स्टॉक जल्दी 310-320 की ट्रेजेक्टरी को छूने की कोशिश करेगा। एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से बना हुआ है और हम इसको अभी भी एपेक्स पीएमएस में होल्ड करते हैं। ये अच्छा आशीष जी, जब आपको कोई फूड डिलीवरी करानी होती है, जब फूड लेना होता है, तो क्या स्विगी ऑर्डर करते हैं, जोमेटो? वो कहते हैं ना, जो चीज़ जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसी में निवेश करते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, स्विगी में मैं इन्वेस्टेड हूँ पर्सनली और जोमेटो से भी ऑर्डर करते हैं, स्विगी से भी करते हैं, दोनों का ही बखूबी यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही प्ले स्ट्रक्चरली काफी अच्छा करेंगे, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और सबसे अच्छी बात है कि वीरेंद्र, ये कंपनीज कंटिन्यूसली नई ऑप्शनलिटीज को इवेल्युएट करते जा रही है और ऐड करते जा रही है। जैसे कि थोड़े समय पहले जोमेटो ने टिकट बिजनेस के अंदर में, फिल्म टिकट बिजनेस के अंदर में भी एंट्री ली, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी कंटिन्यूसली न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते जा रही है, जो जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले लंबे समय में ये कंपनियां काफी अच्छा करेंगी। जोमेटो, हालांकि देखिए बस बात भी हुई थी कि स्विगी में आप थोड़ा सा प्रॉफिट अब हायर लेवल से बुक कर सकते हैं अगर आप मात्र एक लिस्टिंग गेन के लिए आए थे, या फिर कल भी अगर आपने इसको थोड़ा सा लोड किया है तो आप बेच सकते हैं। बस स्विगी थोड़ा सा नीचे आया है, लॉजिकली अगर आप देखें होता भी है। पर अनुज, बोथ आई थिंक फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स दोनों ही कंपनी का अच्छा करता हुआ
और इन दोनों कंपनियों ने ई कॉमर्स को जोड़ के ज़्यादा अच्छा किया है ना। सिर्फ आइसोलेशन में अगर फूड डिलीवरी बिजनेस होता तो शायद उसको लेके आगे चलना मुश्किल होता, तर्कसंगत ना होता, है ना। हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए वीरो, पहले तो एक चीज़ जो आपने बोला, सुबह हमारी बात हुई थी, एक व्यू ये लिया था कि आईपीओ इन्वेस्टर अगर आप हैं, क्विक पॉप के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे थे, 100 रुपये मिल गए, आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, ठीक है। अब मेरा जो मानना है यहाँ से अगले 2 साल का अगर आपका व्यू है, तो मेरा ये मानना है यहाँ से स्विगी जोमेटो को आउट परफॉर्म करेगा। बहुत कुछ डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, नंबर्स कैसे आते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगले 2 साल में स्विगी जोमेटो को आउट परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जोमेटो गिरेगा, हो सकता है जोमेटो भी चल जाए लेकिन स्विगी ज़्यादा चलेगा। और उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। अब अगले सीरीज से जोमेटो F&O में आ जाएगा, और जोमेटो का इक्विटी बेस वैसे ही काफ़ी वाइडली हेल्ड है, और काफ़ी आगे जाके जोमेटो के केस में बहुत सारे लॉक इन्स धीरे धीरे खत्म होंगे। तो जोमेटो के ऊपर अगले 2 साल में सप्लाई प्रेशर काफ़ी रहने वाला है, कैश में भी F&O में भी। स्विगी के साथ वो नहीं होगा, तो क्योंकि स्विगी F&O में भी नहीं है अभी तो, और अभी कोई लॉक इन अभी तो लिस्ट ही हुआ है, तो उसका भी कोई सवाल नहीं है। प्योरली फ्रॉम अ 2 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये मानना है कि स्विगी आउट परफॉर्म करेगा। हाँ, इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर अर्निंग्स प्रोफाइल जोमेटो का स्विगी के मुकाबले कंटिन्यूसली बेटर रहा तो ऑब्वियसली फिर जोमेटो वापस लीड लेगा। लेकिन टेक्निकली एक व्यू बन रहा है कि शायद जोमेटो के मुकाबले स्विगी आउट परफॉर्म करे 2 साल में। बिल्कुल। तो अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, देखिए लिस्टिंग गेम का तो जो होना था हो गया। कल भी अगर आप देखें मेरे ख्याल से 420 पे लिस्टिंग हुई है, डिप टुवर्ड्स 390, काफ़ी लोगों ने एंट्री मारी होगी, और आज क्या खूबसूरत अगर आप देखें 490 तक का स्विंग मिला। ये डिस्कशन था थोड़ा स्विगी को लेकर, थोड़ा सा जोमेटो को लेकर। लेकिन मेन वाला आप जुबिलेंट फूड्स को देखिए जरा प्लीज़, एक बार इस पूरे के पूरे स्पेस को देखते हैं। जुबिलेंट फूड्स 609 पे ट्रेड क्या कर रहा है, आज बैकफुट पे है। और एक बार लेके आइएगा आप देवयानी इंटरनेशनल को थोड़ा सा, और ये क्या कर रहा है 165 पे। देवयानी भी अगर आप देखें तो एक ऑलमोस्ट ये हाई की ट्रैजेक्टरी से स्लिप हो रहा है, लेकिन है ये करके करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। छोड़ता हूँ उसको, आई थिंक टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है स्टॉक ये। आते हैं अब 1-2 स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं। आशीष के पास ही चलते हैं। आशीष, थोड़ा सीमेंट स्पेस की बात करते हैं। मैं कल आई थिंक श्री सीमेंट से बात भी कर रहा था। मैनेजमेंट मुझे श्री सीमेंट की भी, मैनेजमेंट मुझे आज से 20-25 रोज़ पहले बिरला कॉर्प की भी FY26 को लेके ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आई। आप लोगों ने अपने फंड में, अपने PMS में सीमेंट से क्या क्या इंक्लूड किया है, और जिस प्रकार के नंबर्स रैम्को सीमेंट्स ने दिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के आपसे के लिहाज से बेटर क्या लग रहा है आपको इस वक्त सीमेंट में? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट हाफ में तो केपेक्स थोड़ा सा स्लो था, और खासतौर पे महाराष्ट्र के जो इलेक्शन थे इसके चलते भी कई जो टेंडरिंग थी वो भी डिले हुई। पर आप देखेंगे सेकेंड हाफ में 20 से 25% की ग्रोथ हमें पूरे केपेक्स साइकिल में देखने को नजर आएगी, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनीज को देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है, थोड़ा सा हम कई बार देखते हैं कि यहाँ पर पे वोलेटिलिटी काफी रहती है, तो हम इसलिए हमेशा एक बेस्ट प्लेयर के साथ रहते हैं। और पिछले कई समय से अल्ट्राटेक में हमारी होल्डिंग है, और इसी स्टॉक को हम कंटिन्यू होल्ड रख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ईवी एबिटा के टर्म्स में जरूर ये महंगा नजर आता है, पर आप देखेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है कैश फ्लो जनरेट करने की, मार्जिन प्रोफाइल के टर्म्स में, नई कैपेसिटी को एडिशन के तौर पे, ये सभी पैरामीटर पे अल्ट्राटेक सीमेंट बखूबी उतरा है। तो हमारा हमेशा प्रेफरेंस रहा है इस प्लेयर के साथ बने रहने का, और आज भी हमारे पोर्टफोलियोज में अल्ट्राटेक सीमेंट है। और हम समझते हैं जो डिप आई है ऑफ लेट, जहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट 12,000 से 10,600-700 की जोन में आया है, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है इसको ऐड करने का, एवरेज करने का। और मैं समझता हूँ जल्दी स्टॉक 12,500 से 13,000 की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। तो अल्ट्राटेक हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। अल्ट्राटेक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ फ्लैशेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वित्त मंत्रालय को बाजार में गिरावट से नहीं बल्कि अमेरिका की नई सरकार को लेकर ज़्यादा फिक्र है। इस सब पर बातचीत करने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पहला सवाल, क्या सोच रही है सरकार इस मार्केट के गिरावट को लेकर, और ख़ास तौर से वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स उसमें जो थोड़ा सा एक ठहराव आया है उस पर क्या सोचना है? देखिए, दरअसल जब बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आती है तो अक्सर वित्त मंत्रालय में बैठकों का दौर होता है, कुछ वहाँ पे कोशिशें की जाती है कि आखिर इसकी वजह जानी जाए, कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन इस बार बाज़ार में गिरावट को लेकर वित्त मंत्रालय में कोई पैनिक या फिर कोई इस तरह की चिंता नहीं दिख रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय का मानना है ये जो गिरावट है कि हेल्दी करेक्शन है, वैल्यूएशन करेक्शन है, अपेक्षा की जा रही थी, सिर्फ समय का इंतजार था, वो गिरावट हो रही है, तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। यहाँ तक कि FI जा रहा है, यहाँ भी वित्त मंत्रालय के सूत्रों का
कहना है कि FIs का जाना भी हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ये चाइना की वजह से जा रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, ये भी उनके लिए चिंता की बात नहीं है। तो बाजार को लेके अभी वित्त मंत्रालय कोई कदम उठाने में, कोई पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जहां डर दिख रहा है वो है अमेरिका को लेकर के। यूएस में ट्रंप सरकार आने के बाद वहां पर सरकार की पैनी नज़र है कि किस तरह के कदम वहां पे उठाए जाते हैं। अभी भी कुछ दिन बाकी है बाइडेन सरकार को सत्ता छोड़ने में, जाते जाते कुछ ऐसे कदम तो नहीं उठ जाए जिससे कारोबार को लेकर कोई नकारात्मक असर पड़े। तो यहाँ पे अमेरिका और भारत के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं उसको लेकर सतर्क जरूर है। क्या क्या संभावित कदम हो सकता है उसका भी विश्लेषण यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप सरकार जब थे पहले टर्म में तो एल्युमिनियम और स्टील पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई थी, कहीं उस तरह का कोई कदम न उठा दिए जाएं, ये एक चिंता का विषय यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल कोई पॉलिसी बना कर रख ली गई हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक है जिस पर वित्त मंत्रालय लगातार नज़र बनाए हुए है। रही बात आपको निवेश को लेकर के, तो निवेश को लेकर के वित्त मंत्रालय का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में आधी से ज़्यादा दुनिया में चुनाव चल रहे थे, हर जगह काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था, इस वजह से निवेशक ठहरे हुए थे। अब यूएस इलेक्शन के बाद निवेशक वापस से आएंगे, लेकिन यहाँ भी ट्रंप सरकार आने के बाद ट्रंप यूएस से एफडीआई के मोर्चे पे हो सकता है थोड़ी चिंता हो, तो सरकार यहाँ पे अलग अलग दूसरे सोर्स से एफडीआई जुटाने में जुटी है। बाहर जाके विदेशों में रोड शो किया जा रहा है, कुछ दिन पहले एफएम गई थी, कई देशों में रोड शो की हैं। वैसे ही आने वाले दिनों में निवेशकों से बातचीत की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी, एफडीआई नियमों की शर्तों का आसान किया जाएगा। तो इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का मैनेजमेंट जुड़ा है। कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गणपति जुड़े हैं। गणपति जी गुड आफ्टरनून। पहले तो अगर आप वो मेरी बातचीत सुन रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तो एक सवाल ये पूछा था कि क्या इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने का एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़े एक्सपोर्टर हैं यूएस में। आपका क्या मानना है, क्या एक थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस समय? ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, बिजनेस तो दो कंपनियों के बीच में चलता है और नॉर्मली गवर्नमेंट कौन चलाते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस एक्सेट्रा का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है एक्सेप्ट फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। मुझे ये लगता है कि ट्रंप आने से थोड़ा सा चाइना के ऊपर टैरिफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा और उसके कारण और भी बिजनेस तेजी से चाइना से बाहर निकलेगा और उसका शायद इंडिया को फायदा ही होने वाला है। इट कैन नॉट बी द अदर वे अराउंड। So my belief is that we may only benefit from it. Further, अगर हम देखते हैं इंडिया के आसपास वाले जो अदर कंपीटिंग कंट्रीज हैं, जो वियतनाम है, बांग्लादेश है, सभी कंट्रीजों में कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वियतनाम में जैसे काफी हद तक मैक्सिमाइज हो चुका है प्रोडक्शन और छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, कॉस्ट बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो ये सब देखते हुए अगर हम देखेंगे ग्लोबली तो मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में आना है फ्रॉम एन एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट, उसका expectation is high and possibilities are high. You have seen that in electronics, you have seen that in several other industries. मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ने का संभावना है और अगले 10 साल will be good for us if the global direction is the way it's going. सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 80% यूएस के अकाउंट करता है। अब तक क्या ट्रेंड्स रहे हैं यूएस मार्केट्स में? देखिए, यूएस मार्केट काफी अच्छा सा यूएस मार्केट ट्रैक्शन काफी अच्छा है। अगर हम देखते हैं रिटेल परचेस, क्योंकि अल्टीमेटली हम गारमेंट्स हमारे लार्ज रिटेलर्स को बेचते हैं, लेकिन वो एंड कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो एंड कंज्यूमर ट्रैक्शन अगर देखेंगे तो इस साल YTD 3% ऊपर है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर एंड लास्ट ईयर वाज आल्सो 3% अबव द ईयर बिफोर। सो कंज्यूमर डिमांड अच्छा सा चल रहा है यूएस में, अनलाइक मेनी अदर इकोनॉमीज, एंड 3% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ फॉर यूएस। लास्ट ईयर द ब्रांड्स बॉट अ लॉट लेस बिकॉज उनके पास एक्सेस इन्वेंट्री था। इस साल वो इन्वेंट्री उन्होंने पेयर डाउन करने के बाद वो एक्सेस परचेस के लिए आ रहे हैं। तो वैसे ही डिमांड थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा है बिकॉज उनके पास इन्वेंट्री कम है। तो एंड यूजर डिमांड इज गुड, मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया प्रेफरेंस। सो आई फील दैट
we are in a good position. Now one does not know कि US इन्फ्लेशन कैसा चलेगा, because ट्रम्प के पॉलिसीज के कारण क्या इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, ये सारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होंगे और उसके लिए समय है, और how it will impact the rest of the world we need to see. But I feel that overall we would be in a better position than otherwise. ओके मिस्टर गणपति, अभी तक आप इंडियन मार्केट्स की और इंडिया की प्लेसमेंट की बात कर रहे थे इन वर्ल्ड मार्केट्स, और हमारे पास क्या एडवांटेज है ग्लोबल मार्केट्स के लिए. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स. अब हम थोड़ा इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, डोमेस्टिक डिमांड के बारे में बात करते हैं. मैं दिल्ली में बैठा हूँ सर इस वक्त, और यकीन मानिए नवंबर आधा जा चुका है लेकिन ठंड का नामो निशान नहीं है. ये जो विंटर्स की बुकिंग थी वो कैसी थी, और विंटर डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको इस बार? ठीक है, हम विंटर सीजन का प्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो सारे ही प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं. इंडियन मार्केट में बहुत कम बेचते हैं हम, ना ही का बराबर है. और हमारा विंटर सीजन ठीक ठाक था, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट विंटर सीजन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विंटर इन्वेंटरीज हैव कम डाउन. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डिमांड नेक्स्ट ईयर. In fact, early bookings are also very strong for us. Domestic market were weak. I'm aware of it. I don't really track it because we don't supply to domestic market. But मेरे हिसाब से वो भी with good monsoons etc. I think domestic economy will also start coming back. That is my view. That's my expectation as well. But I'm not the expert as far as domestic market is concerned. ओके, जस्ट मैं एक सेंस लेने की कोशिश कर रहा था सर आपसे इस बारे में. मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी आप क्या देखते हैं सर अगले 2 क्वार्टर्स में आपके लिए, कंसीडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज? सो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश जारी है और हम करते रहेंगे. और हमारे कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही मार्केट में. तो जितना मटेरियल इन्फ्लेशन है वो हम पास ऑन करते हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर टोटल कॉस्ट. वो हमें एफिशिएंसी के थ्रू अब्सॉर्ब करना पड़ता है. अभी हमने प्राइसिंग का पावर देखा नहीं है येट फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज ग्लोबल सप्लाई डिमांड में उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है. डिमांड वाज लोअर देन सप्लाई. आई एम सीइंग दैट समटाइम अर्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो भी थोड़ा सा बैलेंस होने के बाद प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा. तब तक हमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का कोशिश, बीइंग अ लोअर कॉस्ट ऑपरेटर, बीइंग मच मोर एफिशिएंट, इसी तरह से हमें ऑफसेट करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, एक चीज़ जो आपसे पूछनी थी मुझे कि आपके जो टॉप क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है आपकी. मेरे ख्याल से करीब टॉप 5 पर 65 से 70% डिपेंडेंस है. ये इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर है, तो इसको कैसे आप मिटिगेट करेंगे? मैं रिस्क नहीं मानता हूं, क्योंकि हम जिन कस्टमर्स के साथ काम करते हैं उनका जो फाइनेंशियल्स है हम बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते हैं, उनके लीड इंडिकेटर्स को ट्रैक करते हैं, उनके इन्वेंट्री कैसा है, उनका सेल्स कैसा चल रहा है. तो अगर किसी कस्टमर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक होते हुए नजर आता है तो हम अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को कैलिब्रेट कर लेते हैं. बहुत सारे कस्टमर्स होने से हर कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप छोटा हो जाता है और फिर हम एक नॉन स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं, तो उसमें मार्जिन्स का इम्पैक्ट आने लगता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो आई वुड रादर प्रेफर दैट वी हैव गुड रिलेशनशिप्स विद स्ट्रॉन्ग सॉलिड कस्टमर्स. दूसरा पार्ट ये है कि हमारे कस्टमर्स जो है मल्टी बिलियन डॉलर कस्टमर्स है, जिनके ग्लोबल परचेसेस है 3-4 बिलियन है, ऐसे उस स्केल के. तो व्हेन आई लुक एट देयर स्केल ऑफ परचेस एंड आवर बिजनेस विद देम, I think we have a huge headroom to grow. So मुझे नहीं लगता है कि हम और स्प्रेड थिन करें. हमारा जो एग्जिस्टिंग टॉप 5 कस्टमर्स है करीब 60-65% ऑफ आवर रेवेन्यूज हैं. That's a good amount of diversification and we will remain at this level. अच्छा, आपको अब कैपेक्स की कोई ज़रूरत है या अभी आप को जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी कैपेसिटी है आपके पास? नहीं, हमारा कैपेसिटी शॉर्ट है. हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, नए फैक्ट्रीज ला रहे हैं. कैपेसिटी को बढ़ाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर्स हैं, कैपेसिटी थोड़े कम हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. कैपेसिटी जो नए फैक्ट्री से हम लगा रहे हैं, दे आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई थिंक आई बिलीव दैट दिस विल बी द कंडीशन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. चलिए, ऑल द बेस्ट आपको. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.
ओके, आशीष चतुर्वेदी, ये स्टॉक है कि आपके पोर्टफोलियो में, या अगर आपने कभी ट्रैक किया उसको तो, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स? जी बिल्कुल, तो है तो नहीं, बट उसको ट्रैक किया हुआ था और ये कंपनी काफी बेहतरीन काम कर रही है अपने पूरे स्पेस में। हमने देखा है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी इनके काफी अच्छे रहे और जिस तरह से जो प्रेजेंस है वो बहुत ही बढ़िया क्लाइंटेल के साथ हमने देखी। तो इसलिए ये कंपनी जो अभी तक आप देखेंगे आरओई मैट्रिक्स में इनके नंबर्स हमें अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि उसका कारण ये रहा कि केपेक्स बहुत बड़ा केपेक्स की आप देखेंगे फिक्स एसेट्स में जबरदस्त जंप है। 280 करोड़ से आज फिक्स एसेट्स ऑलमोस्ट 1150 करोड़ के आसपास आ गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े केपेक्स साइकिल में कंपनी जा रही है। बट हमें लगता है कि ये जो चाइना +1 की जो स्ट्रैटेजी होगी उसके चलते काफी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा और इस स्पेस में ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट इस समय पे हमने इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं ली हुई है। कि एज ऑफ नाउ कोई पोजीशन नहीं है। मीनवाइल एक बार आप लेके आइए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे जरा लेके आइए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए अभी जियो पे एक कॉल गई थी और अब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रेड था आज राजेश सतपुते जी का फॉर ए रिवर्सल। वो रिवर्सल अब तक काफ़ी खूबसूरत रहा। ये एक बार इसको देखिएगा शिल्पा जी, क्या ये रिवर्सल थोड़ा सीरियस हो सकता है सिंस रिलायंस इस वक्त बहुत ओवरसोल्ड है? एटलीस्ट अ चांस ऑफ पुल बैक टुवर्ड्स 10 या फिर 20, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर वीरेंद्र जी देखेंगे 1240 का एक बेस है। यहाँ पे अगर 1240 थोड़ा पोजिशनली भी यहाँ से होल्ड करता है तो मुझे लगता है 1320 से 1350 के लेवल्स आ सकते हैं। और वैसे भी इतना ओवरसोल्ड है कि यहाँ से नीचे जाना मतलब देन डाउनसाइड लेवल्स बहुत ज्यादा अग्रेसिवली खुल जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये 1240 इतना इजीली ब्रीच करेगा। इनफैक्ट ये एक अच्छा खासा अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है। तो 1330 से लेकर 1350 के लिए आप 1240 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, रिलायंस याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और आज इस निफ्टी की स्थिरता में एक बड़ा कारण ये भी है कि एटलीस्ट रिलायंस स्थिर हुआ है, थोड़ा सा 20 रुपये ही रिकवरी, बट एटलीस्ट स्टेबल हुआ है। अमित सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। और अमित, गुड आफ्टरनून। अमित, स्टेबल है मार्केट आज, थोड़ा सा कोलैप्स होने की जो टेंडेंसी है वो स्क्रीन पे नहीं है। दोनों ही इंडस्ट्रीज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए, आपका टेक, आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय का मेरा ट्रेड एबीबी पे ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा। एबीबी का स्ट्रक्चर काफी वीक है। अगर वीकली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। डेली में स्टॉक ने अपना 200 डेमा ब्रेक कर दिया और जबकि 200 डेमा पे स्टॉक ने 4 से 5 दिन स्पेंड किए थे और उसके बाद ये ब्रेकडाउन आया है। काफी अहम लेवल था लगभग 6850 6900 का, जो कि स्टॉक ने ब्रेक किया है आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन लास्ट 3-4 मंथ्स। करंटली इसका फ्यूचर्स में प्राइस है 6710 का। इसे शॉर्ट करें विद टारगेट ऑफ 6500 और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 6800 का। ओके, तो ये हो गई अमित जी के एक सेल कॉल एबीबी पर। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो एफएनओ में इंक्लूड होंगे। 45 न्यू स्टॉक्स अगले सीरीज से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। इससे एक चीज़ क्लियर हुई है, कुछ स्टॉक्स जो इंडेक्स में वैसे एलिजिबल के लिए इंक्लूजन थे लेकिन सिर्फ इसलिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वो एफएनओ का हिस्सा नहीं थे, ऐसे कुछ 3-4 स्टॉक्स हैं जिन पर नज़र रहेगी। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कौन से हैं स्टॉक्स। यतिन बताइए। तो कहीं ना कहीं ये जो एफएनओ इंक्लूजन वाला एनएसई का जो सर्कुलर आया है, इससे कहीं ना कहीं 2-3 स्टॉक्स को एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ये कंपनीज का एफएनओ में इंक्लूजन हो जाएगा, निफ्टी 50 में इंक्लूजन के दरवाजे खुल जाएंगे। 2 ऐसे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, उनमें सबसे पहले है जोमेटो और जियो फाइनेंशियल्स, क्योंकि नई जो एफएनओ की लिस्ट आई है दोनों ही जोमेटो और जियो फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करने की बात करता है। और कहीं ना कहीं एफएनओ की ट्रेडिंग हिस्ट्री जब बन जाएगी और जब निफ्टी का रिव्यू होगा तब ये दोनों स्टॉक्स की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी इंक्लूजन के लिए। और अगर ये दोनों स्टॉक्स इंक्लूड हो गए अपनी एफएनओ हिस्ट्री जो है 2-3 महीने की ट्रेड करने के बाद, तो जोमेटो में लगभग 5600 करोड़ का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है और जियो फाइनेंशियल में लगभग 3200 करोड़ का जो है इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। और ये दोनों ही स्टॉक्स जो है निफ्टी में इंक्लूड किए जाएंगे। निफ्टी क्योंकि 2 स्टॉक्स आएंगे, 2 स्टॉक्स जो है बाहर भी होंगे। यहाँ बीपीसीएल है एक कंटेंडर जो निफ्टी के बाहर जा सकता है आने वाले जनवरी के रिव्यू में, जहाँ मार्च में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बीपीसीएल में 2100 करोड़ का आउटफ्लो और आइशर मोटर्स क्योंकि बॉर्डरलाइन क्लाइंट है
यहाँ 2150 करोड़ का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस मूवमेंट इन दोनों स्टॉक्स में ऊपर नीचे होती है तो दूसरे जो लाइकली कैंडिडेट्स हैं जो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बाहर हो सकते हैं उसमें ब्रिटानिया और हीरो मोटोकॉर्प भी है। लेकिन आज की स्थिति में आइशर मोटर्स और बीपीसीएल ये दो स्टॉक्स जो हैं निफ्टी के बाहर हो सकते हैं, ऐसा नोवामा रिसर्च का कहना है। इसके अलावा आईएफएल का मानना यह है कि जोमेटो जो दिसंबर 24 में सेंसेक्स का रिव्यू होने वाला है वहाँ इंक्लूजन कैंडिडेट होगा और लगभग $450 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ की बाइंग सेंसेक्स इंक्लूजन के चलते हुए दिखाई देगी। तो जोमेटो दोनों ही सेंसेक्स निफ्टी 50 में इंक्लूजन का कैंडिडेट हो चुका है और उसके अलावा जियो फाइनेंस पे भी फोकस रहेगा निफ्टी 50 इंक्लूजन के लिए। ओके, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। शुक्रिया यतिन। तो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल, डीमार्ट नहीं यतिन? डीमार्ट अभी तक क्वांट एनालिस्ट का मानना है कि अभी तक डीमार्ट का ये पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो गई, बिकॉज डीमार्ट का स्टॉक देखें तो बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ है। उसके सामने जोमेटो और जियो फाइनेंशियल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट फैक्टर है, वो कहीं ज़्यादा है। तो डीमार्ट कहीं ना कहीं ये पहले अगर हो जाता तो शायद अदानी ग्रीन भी निफ्टी 50 का पार्ट होता, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स अदानी ग्रीन और डीमार्ट में जो करेक्शन आया है उसके कारण एलिजिबिलिटी पे असर आया है। ओके, शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी। एक बार आशीष के पास वापस चलते हैं। आशीष, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर कोई व्यू है क्या आपका? बिल्कुल। तो देखिए हमारा ये मानना है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और इसके कारण बहुत सारे जिस तरह से ये एएमसी का बिजनेस और जिस तरह के टाइप्स इन्होंने किए इसकी वजह से हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी जो ट्रैजेक्टरी में ये कंपनी एंटर हो रही है। और अब जैसे आप बता रहे हैं कि ये इंक्लूजन होगा तो बहुत बड़ा फ्लो मार्केट का इसके अंदर में आएगा। अब ये देखिए लोग अभी बात करते हैं कि ये कंपनी में भी बिजनेस नहीं है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन है, बट इसको आगे मार्केट उसके हिसाब से प्ले करेगा कि आगे जाके क्या क्या ऑप्शनलिटीज आ सकती है। और हमें लगता है कि जो एएमसी का बिजनेस का जो लाइसेंस मिला है या जो बाकी बिजनेसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में कंपनी ऐड कर रही है उसका एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। तो टेक्निकली भी आप देखेंगे स्टॉक अब बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। 300 रुपए की जो ट्रेजेक्टरी पहले भी स्टॉक ने कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए, जब जून में भी हमने देखा 300 रुपए तक आया, अगस्त में आया, पर हर बार 300 रुपए पे एक बेस बना। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बेस बिल्डिंग इन लेवल्स पे स्टॉक के अंदर होती हुई शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए ये बात हो गई यहाँ पर डेरिवेटिव के न्यू इंक्लूजन्स पे। और अब एक यतिन के पास फिर चलते हैं और इनफैक्ट आज के टॉप गेनर आयशर मोटर्स पोस्ट नंबर्स और पीआई इंडस्ट्रीज़ पे जो हाउस व्यूज़ हैं उनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यतिन, स्पेशली आयशर मोटर्स, उसके बाद पीआई पे आएंगे। आयशर मोटर्स पे क्या टेक है, हाउस व्यूज़ क्या है? तो देखिए, जहाँ तक कि आइशर मोटर्स का सवाल है, ये हीरो ऑफ द डे है और कहीं ना कहीं इनकी जो रॉयल इनफील्ड पे आउटलुक बदलती हुई नज़र पड़ी है और मार्केट का जो नज़रिया बड़ा है आगे जाके वॉल्यूम्स को लेके, उसके कारण स्टॉक को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जेफरीज की यहाँ एक बाय कॉल आई आज 5500 के टारगेट के साथ रिजल्ट्स के बाद, और कहीं ना कहीं जो रॉयल इनफील्ड में वॉल्यूम पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे आगे जाके विजिबिलिटी बढ़ी है अर्निंग्स की। इनफैक्ट जो कंपटीशन के कंसर्न्स थे कि किस तरीके से प्रीमियम बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड पोजीशन होगी, ज़्यादा कंपटीशन आने से बिकेगी कि नहीं बाइक, वो कहीं ना कहीं वो बादल छटते हुए नज़र पड़े हैं। इनफैक्ट अगर हम जेफरीज की बात करें तो इनको लगता है कि जो टफेस्ट फेस है कंपटीशन का वो कंपनी के पीछे है। इसके अलावा नोमुरा ने भी आज स्टॉक को अपग्रेड करके टारगेट बढ़ा दिया है 4400 के आसपास, और उनको लगता है कि जो वॉल्यूम ड्राइवर है रॉयल एनफील्ड आगे जाके, तो इन्होंने जो इनके पहले का एस्टिमेट था वहाँ भी 5% की वृद्धि की है वॉल्यूम्स को लेके, और इनको लगता है कि जो मार्केट शेयर लॉस की बात चल रही थी प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में वो अब नहीं होगा पहले के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेज के कंसर्न्स है कंपटीशन को लेके वो एब हुए हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम्स को लेके काफ़ी अच्छी रही है रिजल्ट्स के बाद। ओके, चलिए ये समय दो आज के स्टॉक्स टू वॉच। पहले पीआई की बात करें, लेकिन इससे पहले एक बार आयशर पर व्यू ले लेते हैं। मानस, टेक्निकली कैसा लग रहा है आयशर अब? आयशर में रिकवरी तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली, क्योंकि कल ही 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए थे, और अब ये यहाँ इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 5000 से लेकर 5100 तक। तो जब अब 5100 का लेवल ब्रीच होगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, आयशर मोटर्स से बात हो गई यहाँ पे। अब कुछ स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं। देखिए जो थोड़ा सा ब्रेकडाउन का केस बने हुए हैं उस पर लिखे आइए जरा प्लीज़। आज एक बार आप टाटा मोटर्स 777 पे इसने आज इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर काम काज करना शुरू किया है, और मैं अगर 5 अप्रैल से 2023 के बीच की जो पूरी प्राइस ट्रैजेक्टरी देखूँ उसका करीब करीब
आप समझ लीजिएगा कि 40% रिट्रेसमेंट हो गया है। अभी अभी मेरी स्क्रीन पर हटाया, जरा सिर्फ एक बार फायर कर दीजिएगा इसका OI, ऑलमोस्ट एट डे लो, सबसे दिन के लो स्तरों पे, और ये 1 फरवरी 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट पे। खैर, मैं आता हूँ एक बार फिर से यतिन के पास। PI इंडस्ट्रीज, यतिन ऑलमोस्ट डे लो पर आज का टॉप लूजर, क्लियरली आज का 4% टॉप नीचे। लूजर और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे वीरू। और PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है उनका फार्मा सेगमेंट, जहां एबिट लॉसेस वाइडन हुए हैं क्वार्टर में। 55 करोड़ का एबिट लॉस इनके फार्मा सेगमेंट ने पोस्ट किया, जो पिछले साल 38 करोड़ का लॉस था। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी काटा है अपने कोर बिजनेस का, जो एग्रोकेमिकल्स का है, जहां पहले का गाइडेंस 15% था, अब सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है, यहाँ भी आपको इन्वेंट्री का प्रेशर दिख रहा है, जिससे जो दाम है वो घटते हुए नजर पड़ रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में भी यही सिनेरियो है कि डिमांड कम होने के कारण जो इन्वेंट्री बिल्डअप है डीलर्स के कारण, उससे भी सेल्स पे असर हो रहा है, उससे भी प्राइसिंग पे असर हो रहा है। तो दोनों ही लोकल मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है प्राइसिंग का, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस काटा है। तो ओवरऑल बेसिस पे नतीजे जो हैं वो काफ़ी अनुमान से डाउन साइड पे रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में आज आप 6-7% का जो है डाउन स्विंग देख रहे हैं। ओके, तो ये इस समय PI इंडस्ट्रीज, हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी रिकवरी आ रही है स्टॉक में, अब सिर्फ 3.8% नीचे रहा है ये स्टॉक का। एक्चुअली गाबा सर, आज सुबह इस पे व्यू था हम दोनों का हल्का सा पॉजिटिव, लेकिन मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव व्यू रखा। क्या यहाँ पर अप्रोच होगी अब? एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज के आसपास PI इंडस्ट्रीज ने बाउंस लिया है। एक्चुअली हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके नीचे ही खुला, तो ट्रेड तो बना नहीं, लेकिन जो बाउंस हुआ है 200 के आसपास हुआ है। अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है तो आप भी एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 4200 का, ट्रेड करें 4280। ऐसा कुछ होता है तो 4500 भी पॉसिबल है। बाउंस हुआ है, अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका, इसलिए हम बाउंस देख रहे हैं। PI इंडस्ट्रीज 4272 इस वक्त ऑलमोस्ट डीलों से रिकवर होकर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं बात कर रहा था जरा वो टाटा मोटर्स की, मैं पिछले 10 मिनटों से मॉनिटर कर रहा था इसके OI को। हल्का सा आशीष से इस पर सेंस ले लेते हैं, क्योंकि अब निफ्टी ऑटो, आप ये समझिए कि मार्च 2023 के बाद पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आशीष, ये प्राइस डैमेज देखा आपने, और ये वो स्टॉक है जो CY23 का सबसे बड़ा मूव देने वाला स्टॉक था। ये रिट्रेसमेंट जो हुआ है टाटा मोटर्स में, आप क्या मानते हैं, ये एंट्री का एक सही लेवल हो सकता है, या फिर एटलीस्ट पार्शियल कुछ एंट्री अगर मारनी हो टाटा मोटर्स में, या फिर अवॉइड करेंगे, या फिर यू हैव बेटर कैंडिडेट्स इन ऑटो वर्सेस टाटा मोटर्स? बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से इस समय जो फोकस है वीरेंद्र, वो होगा 2 व्हीलर स्पेस, जहां पे हमें लगता है रूरल इकोनॉमी के पिकअप का भी बेनिफिट आएगा, और थोड़ा सा आप डोमेस्टिक जो थीम्स के अंदर में डेवलपमेंट देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2 व्हीलर स्पेस काफी अच्छा करेगा। आप देख रहे हैं आइशर किस तरह से बिहेव कर रहा है, और मुझे लगता है वही कंफर्ट हमें बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प या TVS मोटर्स जैसे स्टॉक पे। तो अगर सब मुझे इस पूरे स्पेस में कुछ चुनना ही होगा तो मैं जाना चाहूंगा TVS मोटर्स के साथ, जहां पर पे डिप अच्छी खासी आई है, 3000 का के आसपास का ऑल टाइम हाई बन के स्टॉक अब 2400 रुपए पे आया हुआ है। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी एंट्री पॉइंट है, क्योंकि ईवी सेगमेंट में इन्होंने जो लीड ली हुई है, ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से 2300 पे एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर में मैं एवरेजिंग की सलाह दूंगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक होगा वो बजाज ऑटो होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी अच्छी लगती है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टॉक पिटा हुआ है। तो ये 9400 का जो एरिया है वहां पर स्टॉक के अंदर में एक सिप की जा सकती है। पर मैं इस समय ये नहीं कहूंगा कि लमसम में पूरा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो अभी भी सेंटिमेंट है या ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जो भी है वो स्टैगर्ड मैनर के अंदर में ही इन स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। आज शिल्पा जी से हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद रचना जी FNO सुपरस्टार ट्रेड लेकर आएंगे, मानस से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और आशीष चतुर्वेदी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा ABP में ऑन द पुट साइड। यहाँ पे मुझे लगता है एट द मनी 6700 पुट पे आप ध्यान दे सकते हैं। ABP का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक हो गया है, जब तक कि 7000 के ऊपर जाएगा ना, इसमें कोई भी अपसाइड मोमेंटम की बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे डाउनसाइड मुझे लगता है टुवर्ड्स 6500 से लेकर 6200 तक के भी पॉसिबल है। तो 6700 का ही पुट ऑप्शन जो आपके 140 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 80 रुपीज का रहेगा।
पहला टारगेट रहेगा 210 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है, आई मीन इसके नीचे और एबीबी फिसलता है, तो मुझे लगता है कि आपके लेवल्स ऑफ 250 से लेके 300 भी आ सकते हैं। रचना जी, आपकी ट्रेड? जी, मेरी तरफ से डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है आज, वीकली सपोर्ट को, और 1230 पे फ्यूचर्स बैठा हुआ है। अगर ये 1250 का एसएल होल्ड करेगा अपसाइड पे, तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट होगा 1200 और उसके बाद 1180। ओके डॉक्टर रेड्डीज, आपका यहाँ पे सेल ट्रेड है, यहाँ पर करीब 0.5% हुआ है, शेयर 44,000 शेयर घटे हैं। मानस, आपका ट्रेड आज का चार्ट का चमत्कार? देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए इंडसइंड बैंक पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक पे, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1018 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 1036 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 985 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो 1020 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 20 रुपए पे 1020 का पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएं, 35 रुपए के टारगेट सेट करें। और डिस्क्लोजर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, मानस जायसवाल जी का ट्रेड है इंडसइंड बैंक सेल 1016 पे। और चलते हैं अब आशीष जी के पास, आज का मिड के फंड। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, हमारा जो स्टॉक रहेगा वो है एमी ऑर्गेनिक्स, और स्टॉक की पहले भी हमने चर्चा की है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से बना हुआ है। मुझे लगता है कि बोथ फंडामेंटल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देखेंगे, पहले लेवल्स में बात करूँ टेक्निकली, तो ऐसे खराब बाजार में स्टॉक अपने नए ऑल टाइम हाई कंटिन्यूसली छू रहा है। आप वॉल्यूम से देखेंगे तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट मेरा मानना है 1950 पे एक अच्छा बेस बनाया, और 2200 से 2300 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है एमी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। फंडामेंटली आप देखेंगे तो कंपनी एक तरीके से सीडीएमओ और एक तरीके से फार्मास्यूटिकल के अंदर में काफी काम करती थी, पर अब जो इनका स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 20 में जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस था वो मात्र 3 से 4% कॉन्ट्रीब्यूशन करता था। आज वो 24% जो टॉप लाइन है वो स्पेशलिटी केमिकल से आना शुरू हो चुकी है। जो दो ऑप्शनलिटीज इनके इस कंपनी के अंदर में हमें अच्छी लगती है, वो एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल्स के अंदर में कंपनी की एंट्री, जो एक हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया आने वाले समय में ग्रोथ सेक्टर रहेगा। और दूसरा, इन्होंने बाबा फाइन कैम करके जो कंपनी उसके अंदर स्टेक लिया, जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड केमिकल्स के अंदर में काम करेगी। और ये दोनों स्पेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, ये हमें लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और उस स्पेशलिटी केमिकल का स्पेस में एमी ऑर्गेनिक्स इस अपॉर्चुनिटी को प्ले करने के लिए बहुत ही वेल प्लेस्ड हमें नजर आता है। तो इसके चलते हमें लगता है कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है आने वाले समय में काम के हिसाब से। एज अ डिस्क्लोजर, अगेन जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। ओके, आपके पोर्टफोलियो में डिस्क्लेमर, लेकिन ये कॉल इस वक्त मिड कैप में शेयर की गई है। आपके 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। शिल्पा जी ने आज का पहला ट्रेड पिक किया, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड 4 का चौका में, और एबीबी की नवंबर की 6700 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 210, 250, 80 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने पिक किया सेल कॉल, डॉक्टर रेड्डीज 1200, 1180 का लक्ष्य है। मानस ने 4 का चमत्कार पिक किया, वो भी था एक सेल ट्रेड इंडसइंड बैंक का, और 985 का लक्ष्य यहाँ पे। और आशीष चतुर्वेदी ने अभी एमी ऑर्गेनिक्स को पिक किया, और ये थे 4 ट्रेड। अनुज, अभी तक 2:48 तो हो गए, अभी शांति से निकल गया ना? हाँ, मैं यही देख रहा था कि शांति है, फायरवर्क्स नहीं है ना? हाँ, नहीं, शांति है। और मार्केट डिफेंड करना चाह रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को वीरू। और देखिए, बहुत ज़्यादा सेलिंग भी हो गई है मार्केट में वन वे, थोड़ा सा रेस्पाइट की भी ज़रूरत है। और अगेन फ्रॉम द बेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वीरू, बेयर्स को भी देखिए ना, आप इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने बना लिया है, 3 दिन का वीकेंड है, प्लस अगर मार्केट है ही वीक तो क्या फ़र्क पड़ता है, मंडे को दोबारा शॉर्ट कर लेंगे वो, ट्यूसडे को, सॉरी हाँ मंडे को दोबारा शॉर्ट कर लेंगे वो, तो क्या दिक्कत है। तो इसके लिए ठीक है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट्स भी सोच रहे होंगे कि चलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन से रिलीव कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ गई, वो भी नहीं हो रहा है। आई थिंक अभी लेने की किसी की हिम्मत नहीं है शायद। जी हाँ, रिकवरी नहीं है, और जिस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो भी तोल मोल के, दैट्स ओनली स्टेबिलिटी, याद रखिएगा, स्थिरता, वो भी आपके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। बट एक बात ये भी है कि पुल बैक्स फेल हो गए, सुबह ही 1 घंटे में वो पुल बैक्स फेल हो गए थे।
अच्छा, मैं जहाँ पे थोड़ा पेन तो है, बट शायद कुछ स्टेबिलिटी के चांसेस थे, लेकिन लेवल्स वायलेट हो रहे हैं, उसमें मुझे आई थिंक निराशा हुई थोड़ी सी आईटीसी को देखकर, क्योंकि आईटीसी ने कल कुछ सिग्नल दिए थे, कुछ एक सेंस बन रहा था कि माइट बी ए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करेगा, लेकिन ये कोलैप्स कर गया। आपका व्यू क्या है इस वक्त अमित? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आईटीसी को? कल स्टेबिलिटी थी 200 डेमा पर, बट आज ये भी कोलैप्स में पार्टिसिपेट करता हुआ, यहाँ पे अगला लेवल क्या हो सकता है आईटीसी में? जी विनेन जी, इनफैक्ट 2 बजे 2 शॉर्ट ट्रेड सिलेक्ट किए थे, एक एबीबी था और दूसरा आईटीसी। आईटीसी व्यू बेरिश था, आई वुड हैव गिवन इट एन एसटीबीटी आल्सो। 200 डेमा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है इस मार्केट में, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी वीक है। मुझे लगता है ज्यादा नहीं तो एक बार आईटीसी 455 450 की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आज जो डेक्स का हाई है 474 के आसपास रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 450 रुपीज ऑन आईटीसी। आईटीसी करीब करीब 465 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, जो शुरुआत में बात हो रही थी कुछ स्टॉक्स को लेके, लुक एट इंडियन होटल्स नाउ, इट्स नाउ 741। जब मैंने मार्क किया था करीब करीब 739 के स्तर पे था। रचना जी नहीं, शिल्पा जी, आप इस पे कोई ऑप्शन ट्रेड कैरी करना चाहेंगे या फिर एटलीस्ट इस फ्लैग को प्ले करने के लिए कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल इंडियन होटल्स पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर करना है, क्योंकि ठीक यहाँ से 3 दिन पहले ही इंडियन होटल ने 745 747 से एक डिप लिया था, तो वहां पे ये वापस अभी आ रहा है एंड विथ क्वाइट स्ट्रेंथ। तो अगर ये इस बार 745 क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगा फॉर लेवल्स ऑफ 770 तक। तो यहाँ पे अगर किसी को प्ले करना है तो 750 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस 6 रुपए का रखिए, एंड अगर 745 के ऊपर ऑफकोर्स इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगा तो ये आपको टुवर्ड 17 18 20 तक भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है। जी हाँ, ये इंडियन होटल। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मैक्रो स्टैट्स की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं थोड़ी सी। और इन्फ्लेशन के फिगर्स ने हमें, आपको और पूरे बाजार को काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया था, और एक जो फीलिंग आ रही थी कि शायद बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और कैलेंडर वर्ष के अंत तक, इनफैक्ट कैलेंडर वर्ष के अंत तक आपको एक रेट कट्स मिलेंगे, वो अभी एग्जैक्टली जो हम कल बात भी कर रहे थे कि शायद पॉसिबल ना हो। इस पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा, और एग्जैक्टली ये इन्फ्लेशन कब तक ऐसे ही हायर लेवल्स पर रहेगा, इसके अरेस्ट होने की चांसेस क्या हैं, आइए सुनते हैं उनके महत्वपूर्ण वक्तव्य को। Today, India's economic growth remains resilient. Inflation is expected to moderate despite periodic humps, and the external sector is robust. Without being complacent, let me end by saying that the Indian economy has sailed well and sailed very well through the prolonged period of turbulence, and it exhibits resilience in the face of constantly emerging new challenges. वहीं CNBC TV 18 के जो ग्लोबल लीडरशिप समिट है उसमें आज मौजूद थे श्री पीयूष गोयल और इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर। उन्होंने हालांकि थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव दूसरा रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन के आधार पर रेट्स की ट्रैजेक्टरी को तय नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए रेट कट्स ज़रूरी हैं। आइए सुनते हैं उनको। I certainly believe they should cut interest rates. Growth needs a further impetus. We are the fastest growing economy in the world. We can do even better. And frankly, the largest component of inflation is food inflation. I think it's an absolutely flawed theory that food inflation should be considered while deciding on the interest rate structure. Food inflation has nothing whatsoever to do with managing inflation. That's a demand-supply situation. चलिए, तो यहाँ पे दो अगर आप देखें महत्वपूर्ण बयान आपने सुने। आशीष, आप लोग जब अपने फंड में स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं तो उसमें से बहुत बड़ा अंश क्योंकि बैंक्स होते हैं, क्योंकि ऑटो होता है, क्योंकि रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट एनसीपी होता है, एक किसी भी अगर आप देखिए पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन में रेट साइकिल का बहुत बड़ा अगर आप देखें दारोमदार होता है। ये हमारा सबका बिलीव था कि शायद
दिसंबर तक हमको एक रेट कट मिल जाए, वो शायद ना पॉसिबिलिटी हो। ऐसे में आपका व्यू क्या है? आप लोगों ने रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को कितना स्पेस दिया है अपने पोर्टफोलियो में? किस किस को अवॉइड कर रहे हैं आप? मोर एग्रेसिव जिनकी सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो देखिए रियल एस्टेट का एक्सपोजर हमने काफ़ी पहले कम कर लिया था वीरेंद्र, और इस स्पेस में अगर से हम कुछ प्ले भी कर रहे थे तो वायर्स एंड केबल्स के थ्रू प्ले कर रहे थे, जो बहुत ही एक तरीके से कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि अगर से रियल एस्टेट साइकिल में थोड़ी कमी भी आई तो वो केपेक्स या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कवर अप हो जाएगी। तो वहाँ पर पे हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो पॉलीकैब, केईआई या अपार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक है, और जो हमें लगता है स्ट्रक्चरली सेकेंड हाफ में जैसे हमने कहा कि 20 से 25% का केपेक्स ग्रोथ नंबर्स आएंगे, और जिसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे रियल एस्टेट साइकिल से। रही बात ऑटो की, तो मैंने इसलिए कहा कि ऑटो के अंदर में डेफिनेटली एक थोड़ा हमें देखने को नजर आ सकता है रेट का सेंसिटिविटी का, और वहां पर पे इसलिए थोड़ा सा हमने एंट्री लेवल जो गाड़ियां हैं या टू व्हीलर है उसके अंदर में हमारा ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स। तो इसके चलते भी हमने काफ़ी पोजिशनिंग वहां पे भी कम रखी है। अब बैंक्स की जहां तक बात है, तो देखिए बैंक्स में जो कंफर्ट है वो वैल्यूएशन का कंफर्ट इस समय ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात सही है कि रेट कट होते तो स्पीड से रिकवरी आती, वो स्पीड से रिकवरी नहीं आ रही है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली 50,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अब हमें लगता है कि बैंक में जो सबसे बड़ी कंफर्ट है वो वैल्यूएशन की कंफर्ट है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा डाउनसाइड बैंकिंग स्पेस के अंदर में नजर नहीं आती। ओके, चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के CIO राहुल भुसकुटे जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के CIO राहुल भुसकुटे से। जानते हैं उनसे कि इस समय मार्केट में DII की जो अप्रोच है वो क्या है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। एक शार्प करेक्शन मार्केट में, हालांकि शार्प इस कॉन्टेक्स्ट में कि शायद बहुत समय के बाद ऐसी करेक्शन आई है, वरना पहले तो हम काफ़ी ऐसी करेक्शन देखते थे। लेकिन इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर, और क्या आप कैश डिप्लॉय कर रहे हैं? श्योर। गुड आफ्टरनून आपको भी अनुज जी, और आपके दर्शकों को भी। आपने बात चालू की मार्केट में जो डाउन साइड आया है, ड्रॉ डाउन आया है उससे, तो मैं ये कहूँगा कि ये ड्रॉ डाउन थोड़ा बहुत ज़रूरी भी था। मार्केट हैड टू टेक अ ब्रीदर, कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पे एक रुकना भी था मार्केट ने। मई 2023 से जो रैली चालू हुई है वो ऑलमोस्ट 18 महीने की रैली रही है, 1.5 साल की रैली रही है। सो अब ये रैली जब चल रही थी तो कुछ नैरेटिव्स थे, कुछ मोमेंटम था, उसके भी ऊपर चल रही थी। रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़ा इसमें योगदान था रैली में, एंड हो सकता है कि वो टाइम शायद उतना अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में प्रूफ नहीं मांगा जा रहा था कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में। अभी वो चेंज हो गया है बिकॉज अभी 18 महीने के बाद, और देखिए लास्ट ईयर फुल फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत पॉजिटिव था। ये साल पहले क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ डाउन हुआ, अभी वो सेकंड क्वार्टर में भी वही ट्रेंड दिख रहे हैं। काफ़ी मिसेस है अर्निंग्स में, बीट्स बहुत कम है। तो अब मार्केट प्रूफ मांग रहा है कि जो ये एग्रेसिव वैल्यूएशंस पे रैली हुई थी लास्ट 18 महीने में, उसके लाइन में आप हमको अर्निंग्स दीजिए। और आप ये देखिए कि ये मार्केट में भी जहां पे 8-10% मार्केट गिरा है, वहां पे भी जो स्टॉक्स ने अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी दिखाई है, ऑर्डर बुक्स अच्छी दिखाई है, वो स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं, वो स्टॉक्स नीचे नहीं आए उतरे। तो मेरा ये मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी क्रिटिकल, एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर से बहुत क्लियर सिलेक्शन, एक सिलेक्टिव मोड में चले गया मार्केट। जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही है वहां पे मार्केट स्टॉक्स को बहुत रूथलेसली और क्लिनिकली कट डाउन कर रहा है। उसके साथ आप अगर देखेंगे तो FIs का फ्लो भी नहीं आया है। FIs ने मार्केट में से पैसा निकाला है, इनफैक्ट लास्ट 3 साल से FIs पैसा निकाले जा रहे हैं मार्केट से। उसके बावजूद डोमेस्टिक फ्लोज स्ट्रांग रहे हैं। अक्टूबर का डेटा भी फ्लोज का अच्छा रहा हुआ है अगर आप देखें तो। मार्केट के लिए एक अभी सपोर्ट का पैरामीटर यह है कि अभी भी 1 ईयर रिटर्न देखें निफ्टी पे, वो 20% के ऊपर है, मिड कैप पे 25% के ऊपर है। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर का 1 ईयर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जो हम लोग कहते हैं, वो अभी भी काफी सा पॉजिटिव है। तो पैनिक मोड में अभी भी शायद नहीं आना चाहिए।
पर मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो 2-3 डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए। एक तो जो यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप की विक्ट्री हुई है और जनवरी में वो फिर से आने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि उनका एक पॉलिसी रहेगा टैरिफ्स रेस करने का। उसके चलते जीडीपी ग्रोथ कम हो सकता है एंड दैट कैन अफेक्ट इंडियन कंपनीज ऑल्सो, अपने कंपनी के अर्निंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। उससे डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ग्लोबली, बिकॉज टैरिफ्स के कारण क्या होता है कि हर आदमी दूसरे आदमी की चीज महंगी करता है अपने कंट्री में। नाउ इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट देन ऑल थिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट्स भी, जो यील्ड्स है यूएस में और इंडिया में जो नीचे आने की संभावना थी थोड़ी बहुत, वो भी कम होते जा रही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएक्स, जो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में तेजी बहुत आई है और जब भी डॉलर इंडेक्स, आप 20-25 साल का डेटा देख लीजिए, जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज निकले और उसमें से इंडिया ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो आई वुड से राइट नाउ मार्केट में सिलेक्टिव होना चाहिए, जहां पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिख रहा है और जहां पे ग्लोबल वरीज के कारण, थोड़ा अनसर्टेनिटी के कारण रिस्क फैक्टर कम है, वो स्टॉक्स में और उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके राहुल जी, बहुत चीज़ें समराइज़ किया आपने यहाँ पे। अब बात करते हैं एक एक करके, एक एक स्पेस की, सेक्टर की। पहले बात करते हैं पेंट्स की विद इन एफएमसीजी। अगर आप देखें, पहले हम इन कंपनी को, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स, आई थिंक आप शायद स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात ना करें, बट बड़ी हाई पी पे एंटरटेन करते थे बिकॉज ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी थी। कुछ ही कंपनियों के हाथ में बड़ा मार्केट शेयर था। दो चीज़ें हुई हैं, स्लो ग्रोथ, दूसरी बात बड़े और दूसरे प्लेयर्स का मार्केट में आना विथ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स एंड ऑलरेडी उनकी बहुत अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थे मार्केट में। एशियन पेंट्स और पेंट स्पेस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? क्या फर्दर प्राइस डैमेज अभी पॉसिबल है यहाँ पर? श्योर। तो स्टॉक्स के बारे में तो इंडिविजुअली नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट मैं सेक्टर के बारे में डेफिनेटली कह सकता हूँ। ये सेक्टर क्लियरली डिपेंडेंट है रियल एस्टेट साइकिल पे और केपेक्स साइकिल पे। पेंट्स अल्टीमेटली यूज होते हैं घरों में और प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। सो क्लियरली अगर ये दो टेलविड्स हैं रियल एस्टेट साइकिल के और केपेक्स के, और केपेक्स में गवर्नमेंट केपेक्स का अलग ट्रेंड है और प्राइवेट केपेक्स का ट्रेंड शायद अभी चालू हो रहा है, तो अगर वो दोनों सेक्टर्स की पॉजिटिविटी है तो थ्योरेटिकली पेंट्स में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए एज अ सेक्टर। बट इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स आ गए हैं। जहां पे पहले 3-4 बड़े प्लेयर हुआ करते थे, वहां पे अभी 7-8 दिग्गज प्लेयर आ गए हैं, बड़े प्लेयर आ गए हैं। और ये प्लेयर की एबिलिटी है कि बड़ा मार्केटिंग बजट रहेगा, बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट रहेगा। दे कैन एक्चुअली, उनका एक स्टेइंग पावर है, सो दे कैन टू गेन मार्केट शेयर, दे कैन अफोर्ड to actually have lower margins, run with lower margins for a period of time. तो इसके चलते हमको लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी कॉल लेना डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन इसमें से विनर रहने वाला है अगले 3 साल में, 5 साल में, एटसेट्रा। तो हमको ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा लगता है, बट सेक्टर में स्टॉक पिकिंग डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज बहुत से नए एंट्रेंट्स आए, उनकी स्ट्रेटेजीज चल रही हैं अभी। तो जब ये थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि अच्छा ये पोटेंशियल विनर्स लगते हैं, देन यू कैन बैक दोज विनर्स। ओके चलिए, तो यहाँ पे एक मोर और लेस आपका एक सेंस मुझे रियल एस्टेट पे भी मिल गया, मोर और लेस पेंट स्पेस पे मिल गया। अच्छा, बड़ा कमांडिंग पोजीशन में एक स्पेस जो अभी तक यहाँ पर बना हुआ है पोस्ट देयर क्वार्टरली अर्निंग्स, वो है आईटी। क्या इस वीक क्वार्टर में जहाँ जो आपने आईटी की अर्निंग्स देखी और यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल हैं, वहाँ रेट कट्स भी हो चुके हैं, फर्दर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे को इस वीक लेग से बाहर आईटी ही निकालेगा? क्या आईटी पर आप एक वो अप्रोच कर सकते हैं कि बाय राइट एंड सेट टाइट फॉर एटलीस्ट 6 months? तो आई थिंक ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हम लोग जो बोल रहे थे कि मार्केट का गिरा है एंड थोड़ा सहमा सा कॉन्टेक्स्ट है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, मार्केट का, उसमें आईटी क्लियर हमको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। तो देखिए आईटी का काफी फॉल्स डाउन्स भी हुआ है इसके पहले, वो रीसेट्स जो बोल रहे थे वो फॉल्स रीसेट्स भी हुए हैं कि नहीं अभी आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, ऐसा हम लोग पिछले 6-7 सेक्टर से सुन रहे थे। आई थिंक लास्ट सेक्टर से वो टर्न अराउंड विजिबल है, राइट? लास्ट सेक्टर में आईटी सेक्टर की अर्निंग्स अच्छी थी लास्ट क्वार्टर में, और ये क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो आईटी की अर्निंग्स अच्छी रही हैं एज अ सेक्टर एंड विद इन दैट मेनी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज।
आईटी के अनलाइक मेनी अदर सेक्टर्स, आईटी के क्लियर ड्राइवर्स दिख रहे हैं फॉर द सेक्टर टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। उसमें सबसे पहला तो यह है कि अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज नोन टू बी कॉर्पोरेट फ्रेंडली, टैक्स कट फ्रेंडली फॉर कॉर्पोरेट्स। तो क्लियरली दैट मीन्स हायर अर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट्स इन द यूएस एंड हायर स्पेंडिंग कैपेसिटी। एंड जहां पे आईटी को काफी बार डिस्क्रिशनरी वगैरह माना जाता है आईटी स्पेंडिंग को, वहां पे अगर एडिशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाए कॉर्पोरेट्स के हाथों में, एडिशनल स्पेंडिंग पावर आ जाए, इट्स गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव। दूसरा, इनकी अर्निंग्स डॉलर में रहती है। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी ऊपर चले गया है फ्रॉम 100 टू 10 टू 104 टू नाउ 106.78। एंड अगर आप इंटर करेंसी स्ट्रेटेजी से बात करो तो 110 की भी बात हो रही है। तो इनकी अर्निंग्स और मार्जिन्स उसके कारण भी ग्रो होंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो हमको तो डेफिनेटली लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां पे वन कैन क्लियरली बी फार मोर बुलिश देन मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस। ओके राहुल जी, बैंकों पर क्या व्यू बन रहा है अब, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर खास तौर से? इस बार के अर्निंग्स सीजन में नंबर्स अच्छे थे, एक्सेप्ट एक इंडसइंड बैंक में हाउलर था, उसके अलावा नंबर्स अच्छे थे। और एक ऐसा सेक्टर है जहां एटलीस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी हो? आपने जो बातें कही वो काफी एकदम करेक्ट बातें हैं। सो ये हमेशा ये दिस इज द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया, बीएफएसआई, एंड उसमें ऑब्वियसली बैंक्स आर द बिगेस्ट वंस, द लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो जब भी मार्केट से पैसा निकलेगा, वेदर वो एफआईआईज का हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो, बैंक स्टॉक्स डेफिनेटली बेचे जाएंगे, राइट? स्पेशली एफआईआईज में क्या करते हैं वो लोग, टिपिकली दे विल सेल काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे आर एग्जिटिंग अ मार्केट। तो जब वो इंडिया में लास्ट 3 साल से निकले हैं, और लास्ट 3 साल का आप एफआईआई फ्लो देखें, 0 है। अगर आप उसमें प्राइमरी मार्केट का फ्लो निकाल ले, जो आईपीओज में पैसा आया हुआ है, तो एक्चुअली फ्लो नेगेटिव है। आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स की 3 साल कंसेक्यूटिवली कुछ पैसा नहीं आया नेट मार्केट में इंडियन। एंड आई थिंक दैट हैज अफेक्टेड द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कुड हैव डन बेटर गिवन द काइंड ऑफ अर्निंग्स डिलीवरी, जो इनकी अर्निंग्स डिलीवरी रही है। एनपीए साइकिल इनकी एब्सोल्यूट बॉटम में रही है, क्रेडिट कॉस्ट बॉटम में है लास्ट 3-4 साल से। तो ये सेक्टर को ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकता था, ज्यादा मल्टीपल्स मिल सकता था, बट बिकॉज एफआईआईज वर सेलिंग तो शायद उनको इतना बेनिफिट नहीं हुआ। पर अब ये इनके फेवर में है मेरे ख्याल से, बिकॉज ये सेक्टर्स बहुत ऊपर नहीं गया है प्राइवेट बैंक्स का, लार्ज प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं। तो डेफिनेटली ये इनके फेवर में आ सकता है, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम्स एफआईआईज विल मेक एन एंट्री बैक इनटू द मार्केट। ये एक स्प्रिंग है जो कॉइल होते जा रही है, एक बार फिर से एंट्री होगी तो एफआईआईज की ये सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करेगा। दूसरा, ये सेक्टर में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। हमारा ये मानना है कि जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी जो इनकम्बेंसी है, उन्होंने जो एक अपना मार्केट बना लिया है, उसके कारण उनकी डिपॉजिट ग्रोथ इज बेटर देन स्मॉलर बैंक्स। इनके एनपीए साइकिल्स भी, बिकॉज ये लोग लार्जर प्राइवेट बैंक्स हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ मोर साइकिल्स, क्रेडिट साइकिल्स, तो इनके क्रेडिट कॉस्ट हमको लगता है हमेशा कम रहेंगे एज कंपेयर टू मेनी ऑफ द अदर बैंक्स, द मिड साइज्ड बैंक्स। तो ये सेक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव है हम, बट इसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। यू कांट, अनलाइक परहैप्स आईटी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हर स्टॉक को आप सेम ब्रश से पेंट कर दो। सिलेक्टिव रहे, बट आई थिंक ओवरऑल लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्लियरली देयर इज ग्राउंड टू बी कंस्ट्रक्टिव अराउंड दैट। ओके, पॉसिबली मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा ब्रूटल करेक्शन है इस समय वो है केमिकल्स। यहाँ पर एज फंड मैनेजर आप पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं क्या? तो केमिकल्स में क्या हुआ है ना कि थोड़ा नैरेटिव चले हैं, उसके कारण स्टॉक चला है, और फिर उसके बाद वो नैरेटिव का फॉलो थ्रू नहीं आया हुआ है। तो सबसे क्या था कि 2 फैक्टर थे केमिकल्स के स्टॉक्स ऊपर जाने में, जो 2-2.5 साल पहले केमिकल की एक रैली आई थी। एक तो ये था कि कोविड के कारण जो ट्रेड सप्लाईज सप्लाई चेन्स जो ब्रेक हो रहे थे, उसके चलते एंड यूजर इंडस्ट्रीज ने ओवर स्टॉकिंग कर ली थी। तो उनको था कि यार कल की तारीख में ये ना हो कि मेरे को ये केमिकल ना मिले, उसके चलते उन्होंने बहुत ओवर स्टॉकिंग कर ली थी। ओवर स्टॉकिंग जब की तो ऑब्वियसली केमिकल कंपनीज के सेल्स ग्लोबली इंक्रीज हो गए, और ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज टुक बेनिफिट ऑफ दैट। देयर वाज अ टाइम जब चाइना ओपन नहीं था, अगेन इंडियन केमिकल कंपनीज फिल्ड सम ऑफ दैट स्पेस। एक चाइना प्लस वन नैरेटिव भी काफी बन के आ रहा था, जो इंडियन केमिकल कंपनीज को स्ट्रक्चरली बेनिफिट करेगा। समहाउ क्या हुआ है, दोनों नैरेटिव्स अनवाइंड हो गए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टॉकिंग की साइकिल थी, ओवर स्टॉकिंग की साइकिल, अभी क्या हो रहा है कि वो जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं, एंड यूजर कंपनीज है, वो वही स्टॉक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्टॉक्स रन डाउन कर रहे हैं, तो उसके चलते नया डिमांड कम हो गया है केमिकल कंपनीज के लिए। दूसरा, चाइना की ओपनिंग के बाद हमने देखा कि चाइना का एक्चुअली केमिकल एक्सपोर्ट्स में शेयर फिर से बढ़ गया, कम होने के बदले। तो समहाउ वो चाइना प्लस वन स्टोरी एक टैक्टिकल प्ले थी जब चाइना बंद था, वो स्ट्रक्चरल स्टोरी उतनी नहीं दिखी। हैविंग सेड दैट, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं और वो डेफिनेटली एटलीस्ट रिसीव्ड विजडम ये है कि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स काफी ज्यादा इम्पोज करने वाले हैं, एंड देयरफॉर इन शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, वो सब एज कंपेयर टू चाइना शोरिंग, उसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए। तो पर ये दिस टाइम अराउंड आई थिंक इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू नीड अ लिटिल बिट मोर प्रूफ rather than just a narrative to invest in this sector. Having said that, if just China plus one does come into play, then Indian chemical companies are for a good ride, definitely. चलिए राहुल जी, बहुत अच्छी रही आपसे बातचीत आज, अर्निंग सीजन को लेकर, प्राइस डैमेज को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर, सेटअप को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे बैठने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आते हैं इस क्लोज की तरफ। निफ्टी का जो लो लगा, इट वाज 23484, क्लोजिंग आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 23540 की ट्रैजेक्टरी में। बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल को सिक्योर करके ले जाता हुआ। अनुज, लेवल्स टू वॉच फॉर मंडे, और क्या कुछ करके जाएं या फिर जो करेंगे सोमवार को करेंगे? वीरू, देखिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज 3 दिन का वीकेंड है, मार्केट की क्लोज ऐसी है, एकदम न्यूट्रल होके जाएं मार्केट में। और मार्केट आपको इंट्राडे में बहुत शानदार मौके दे रहा है, तो फिर बेकार में हेडेक क्यों पालना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अगले हफ्ते मेरा ये मानना है कि हम एक डिसाइसिव मूव लेंगे मार्केट में, 2 कारणों से। एक तो अगले हफ्ते आप पेनल्टी वेट वीक में आ जाएंगे सीरीज़ की, और दूसरा महाराष्ट्र के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और मार्केट को कुछ सेंस मिल जाएगा उस इलेक्शन में क्या हुआ है। वेंसडे को वो इलेक्शन होंगे, तो थर्सडे फ्राइडे को मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव मूव मार्केट लेगा। उससे पहले हो सकता है 2 दिन थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करे, ये पॉसिबल है। और उसके बाद अगले हफ्ते के जो लास्ट के 2 दिन हैं, उसमें या तो आप इस 200 डे मूविंग एवरेज को कन्विंसिंगली ब्रेक करेंगे, कन्विंसिंगली ब्रेक करने से मेरा मतलब है 300-400 पॉइंट से ब्रेक करेंगे, या फिर यहाँ से एक पुल बैक आएगा। 2 में से एक चीज़ होगी, डिपेंडिंग ऑन वो महाराष्ट्र इलेक्शन किस करवट बैठता है, मार्केट को एटलीस्ट क्या लग रहा है, बेटिंग मार्केट में क्या निकल कर आता है उसके ऊपर। तो वो आई थिंक एक व्यू रहेगा मार्केट को लेकर। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ये मेक और ब्रेक जोन है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो। चलिए काम करते हैं अब, कल मंडे की तैयारी करते हैं। कल छुट्टी है। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, कौन से 2 शेयर्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून अनुज जी। और देखिए 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले है इप्का लेबोरेटरीज, और रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा स्टॉक मूव किया और फिर ऑफ डेज हाई है, लेकिन डीलर्स को लगता है कि ये स्टॉक में BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। रिजल्ट्स के बाद काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा हुआ है, और 1530 से लेकर 1540 तक के टारगेट्स डीलर्स को लगते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आ सकते हैं। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेज, सुबह से ही स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। 1050 से लेकर 1070 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स ये ट्रेड अगले हफ्ते के लिए कैरी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये इस समय 2 स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पर, BTST, STBT टाइम इस समय। शिल्पा जी, क्या कैरी किया जाए मंडे के लिए? अनुज, आई विल गो विद माय सेल ऑन BPCL। यहाँ पे मुझे लगता है जब तक 305 नहीं सस्टेन होता, इट इज अ वीक कैंडिडेट एंड इट कैन डू 270। ओके, BPCL सेल पे मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड नेस्ले पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। STBT कॉल रहेगा नेस्ले पे। ओके, मानस एक बार रिविजिट कर रहे हैं। स्टॉक मिल गया नेस्ले पर, STBT है, लेकिन लेवल्स डिस्कस हो नहीं पाए। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल मंडे के लिए? आई थिंक शॉर्ट होगा पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेड करें 99.40 पर, स्टॉप होगा वेरी टाइट 100 का, ज्यादा नहीं, मतलब करीब 50-60 पैसे का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। डाउन साइड आएगा तो शायद 97 पॉसिबल है। शॉर्ट ट्रेड पंजाब नेशनल बैंक।
अगर ट्रेड करना है तो। ओके, पीएनबी आपका हाँ, ये भी है विकल्प अगर ट्रेड करना है तो। अमित जी, आपके कैरी करेंगे? जी एसटीबीटी रहेगा, आईटीसी ऑन द शॉर्ट साइड 467 में ट्रेड कर रहा फ्यूचर्स में, इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 455, स्टॉप लॉस 474 रहेगा। ओके, आईटीसी तो काफ़ी शॉर्ट कॉल्स आ रही हैं इस समय, इनफैक्ट अब तक सारी कॉल शॉर्ट कॉल ही हैं। कविता जी, लॉन्ग या शॉर्ट? सो अनुज जी शॉर्ट ही है, दैट इज ऑन एनएमडीसी अंटिल काउंटर 224 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल मूव्स है 213 210 की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है, तो एनएमडीसी विल बी बेस्ट। अच्छा, मानस के पास चलते हैं, मानस थोड़ी सी बात भी करेंगे। मानस, कॉल क्या है आपकी? तो देखिए नेस्ले पे के फ्यूचर में बिकवाली करनी है, 2206 के स्टॉप लॉस से 2155 की टारगेट। तो आपकी शॉर्ट कॉल हो गई 2181 पे। ये आज थोड़ी ठंड थी लखनऊ में, कोहरा था क्या एकदम से? है नहीं, ऐसा नहीं लगा कि आज कोहरा था, आज भी वैसे ही था जैसे अभी तो मिड नवंबर में हम लोग, और अभी भी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे कल जाना था कहीं पर, तो मैंने पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने कहा भाई अगर निकलना हो तो थोड़ा देर से निकलना, फॉग बहुत है। तो मुझे लगा पहले कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, मेरे ख्याल से हरिद्वार की तरफ, उत्तराखंड की तरफ थोड़ा सा फॉग है। तो अनुज तो रहेंगे नहीं, मेरे ख्याल से अगले 2 दिन तो छुट्टी पे जा रहे हैं वो। अच्छा है, आई थिंक इस संघर्षपूर्ण बाजार से थोड़ा सा दूर रहेंगे अनुज। अनुज, मैं ये नहीं पूछूंगा जा कहाँ रहे हैं, बट स्कूल फ्रेंड्स, दोस्त? हाँ, नहीं, मैं थोड़ा कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेकिन कोई बहुत यहीं पर हूँ, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। तो इसके लिए, और हो सकता है कि नेवर नो आ भी जाऊँ, मंडे को शो में जुड़ भी जाऊँ वीरू, उसकी भी पॉसिबिलिटी से मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है ना, तो इसके लिए ये, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी हो सकता है कि शायद मैं कहीं ना जाऊँ। लेकिन मार्केट में इस समय ऐसा है मूड माहौल कि थोड़ा मार्केट से ब्रेक मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना वीरू। अच्छा चलिए वीरू, एक काम करते हैं, अब हम आपको जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारी नए सहयोगी से जुड़ाते हैं, मिलवाते हैं श्रेया ठाकुर से, और जो हमारे डिजिटल व्यूअर हैं उनको तो खैर श्रेया, आई थिंक वो 3 दिन हो गए श्रेया आपको इससे मार्केट का पंचनामा करते हुए? बिल्कुल सर, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, लेकिन जो टीवी व्यूअर्स हैं उनको आज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और कुछ समय बाद ऑब्वियसली आप श्रेया को एंकर करते हुए भी देखेंगे। लेकिन अभी श्रेया और मैं, जैसे ही मार्केट ख़त्म होगा उसके बाद जाकर आपके सवाल लेंगे 335 पर, और श्रेया काफ़ी सवाल आ रहे हैं आजकल मार्केट में। एग्जैक्टली और इतना प्यार मिल रहा है मार्केट के पंचनामा को, अब भर भर के सवाल आ रहे हैं और आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितना प्यार आप इस शो को दे रहे हैं। इतना प्यार बनाए रखिए, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर तादाद जो है सर बढ़ती जा रही है लोगों की। बिल्कुल, तो खैर कुछ देर में मैं और श्रेया जुड़ेंगे मार्केट का पंचनामा में, तो यहाँ से स्टूडियो से निकलकर सीधा हम जाएंगे हमारी डिजिटल डेस्क पर और वहाँ पर मार्केट का पंचनामा करेंगे। लेकिन इस बीच में वीरू 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, आपका भी क्या प्लान बनाया? मैं जाऊँगा ऋषिकेश अनुज। अच्छा, पहले तो श्रेया वेलकम टू द टीम, और थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अनुज और मैं दोनों ही अपने करियर की शुरुआत एक कॉलर शो से ही की थी। दर्शकों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, उनकी क्वेरीज को समझना मेरे ख्याल से बतौर एक बिजनेस एंकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 2019 में बताऊँ मैं आपको श्रेया, अनुज और मैं एक साथ कॉलर शो किया करते थे 10:30 का। अनुज याद है ना? बड़ा मज़ा आता था, लोगों से बात करके। हाँ वीरू, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, 10:30 पे हम करते थे, मुझे याद है। और हाँ, और आई थिंक हमारी वो जान पहचान तभी बढ़ी थी उसी टाइम पर। ऑब्वियसली तब मैं CNBC TV 18 में था और आवाज़ पर सिर्फ 1-2 शो करने के लिए आता था। अब तो खैर मैं आवाज़ का हिस्सा हूँ। लेकिन बिल्कुल ये बात वीरू ने बिल्कुल सही कही। इनफैक्ट वीरू, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो अपने करियर की शुरुआत जब की थी, नॉट इवन एज एन एंकर, इवन एज ए रिसर्चर जब मैंने की थी, वो भी एक डेडिकेटेड कॉलर शो ही हुआ करता था उस समय, योर स्टॉक्स, उसके साथ की थी। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। कोई सवाल ऑलरेडी आया क्या श्रेया वैसे?
अभी तक लॉगिन नहीं किया आपने? नहीं, लॉगिन तो नहीं किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल तो आ रहे होंगे लोगों के। बेसब्री से इंतजार रहता है उनको इस शो का। हाँ चलिए, तो खैर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वीरू। जब आप अच्छा एक बात बताइए, आप ऋषिकेश क्या ड्राइव करके या ट्रेन में? ड्राइव, आपको मालूम ही है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट आज रात को जाऊँगा अनुज, मैं कुछ काम है अभी यहाँ से ऑफिस से निकलने के बाद। तो रात को मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, तो हम 3 स्कूल फ्रेंड हैं, तो ऋषिकेश की यात्रा, उसके बाद 2 दिन वहीं रहेंगे, फिर वापस मंडे को। ओके चलिए, बात करते करते मार्केट ग्रीन महीने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी सिर्फ 12 पॉइंट डाउन रह गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने के लिए अभी इंडेक्स इतनी जल्दी से तैयार नहीं, मतलब इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने वाला है। फाइट तो होगी। जो इवन हम वो सुबह दिसंबर वाला डेटा दिखा रहे थे ना, 2023 वाला डेटा दिखा रहे थे, दिसंबर 2022 से मार्च 2023, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट ने फाइट किया था, इवेंचुअली वो फाइट सक्सेसफुल नहीं हुई और ब्रेक किया था हमने 200 डे मूविंग एवरेज। लेकिन अब 2 दिन तक लगातार इंट्राडे में हमने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद हम उसके ऊपर आए अभी। जी हाँ, अभी इस वक्त हम थोड़ा सा रीगेन करके ले जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंस, स्लाइट कॉन्फिडेंस कि हम शायद एक स्थिरता माइट भी, अगर आप देखें, कुछ 200 डे के आसपास रिगेन करें। अच्छा, मैं आपको एक बार ज़रा दिखाता हूँ थोड़ा सा ये वो चार्ट जो अनुज सुबह डिस्कस कर रहे थे। अनुज, थोड़ा सा इसको डिस्कस करें क्या? हाँ, ये वही चार्ट है रहना 200 डे के, है ना? देखिए इसमें ना इस चार्ट रहना ज़रूरी है 200 डे के। इस चार्ट की एक और सिग्निफिकेंस समझिए आप। इस चार्ट से पहले का जो चार्ट है ना, उसमें भी आपको हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिखाई देगा, उसमें भी आपको इस तरीके का मुंह दिखाई देगा। लेकिन इस चार्ट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, ठीक है इस समय तो आप भले ही जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन इस फेज़ में जो इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, अब यहाँ से लेके अगले 10 से 12 दिन, या जब भी ये करेक्शन खत्म होगी, दिसंबर में कहीं ना कहीं जाकर ये करेक्शन शायद खत्म होगी, इस फेज़ में जो इन्वेस्ट करेगा ना, वो जो अगला फेज़ देखा आपने मार्केट का, उसके बाद किस तरीके से मार्केट भागा था और किस तरीके से रिटर्न्स दिया था मार्केट ने। डबल हो गया था उसके बाद निफ्टी ऑलमोस्ट, डबल कह रहा हूँ, 50% के रिटर्न्स ऑलमोस्ट निफ्टी ने दे दिए थे वहाँ से। तो वो उन्हीं को मिलेगा उसका फ़ायदा जो जब मार्केट ख़राब है तब बाय करेंगे। जब मार्केट अच्छा है तो उसमें तो बाय करके फिर आगे जाके फंसने का रिस्क रहता ही है। पिछले 3 महीने मार्केट अच्छा था, पिछले 3 महीने जिन्होंने भर भर के इन्वेस्ट किया उनका क्या हाल होगा आज? फ़ायदा तो उन्होंने उठाया होगा ना जो जब मार्केट नीचे थी तब इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद अगली रैली में आपको इस तरीके के मूव्स दिखाई देते हैं। खैर देखते हैं इस बार स्टोरी रिपीट होती है या नहीं। जी हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होगी रिपोर्ट, होगी, डेफिनेटली होगी वो स्टोरी भी। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जब मैं मार्केट ब्रेथ रखता हूँ, डेरिवेटिव्स क्या रही ब्रेथ आज डेरिवेटिव्स में? लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या थे आज के लिए, आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आज देखिए 2-3 चीज़ें थी। आज सुबह सुबह HDFC बैंक ने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जो कि क्रैक हुआ था, जिसने शायद वो एक वे टूवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल विच प्रिपेयर किया, वो था। और एक रिलायंस ने आज एटलीस्ट एक छोटा सा रिवर्सल जनरेट किया। इट्स 65 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग करीब 29 में, उसके बाद 66 पे शॉर्ट्स, यानी इवनली पॉइज्ड हैं, यानी बिल्कुल समान थे लॉन्ग और शॉर्ट, एंड करीब करीब 19 में शॉर्ट कवरिंग थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, माफ़ कीजिएगा। एक बार लिखा ये स्लाइड्स लॉन्ग वाली। लॉन्ग कहाँ था? आयशर मोटर्स, मेरे ख्याल से अर्निंग्स का इम्पैक्ट हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आयशर मोटर्स, दीपक नाइट्राइट, अपोलो टायर्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई है दैट्स आई थिंक इंडियन होटल्स और ओबेरॉय रियल्टी। बाकी आई थिंक पुल बैक थे। संवेदन मदरसन कल काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, आज कवरिंग हुई। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ओवरसोल्ड स्टॉक था, पिरामिड एंटरप्राइजेस, आरती और DLF, इन सब की केस और एक कहानी वही है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप PI इंडस्ट्रीज में पोस्ट नंबर्स। HUL में क्रैक हुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। IGL, ब्रिटानिया, टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ टाटा कंज्यूमर, माफ़ कीजिएगा, आज मेरा शॉर्ट भी था। बाकी क्रॉम्पटन, कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, एबॉट। आपको नज़र आएगा कि एक जो सेंस बन रहा था कि शायद पोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स के मिड कैप PSU बैंक्स थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आज अब उनमें जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्रम है वो शुरू हो चुका है। 1-2 स्टॉक्स और रखिए, दिखाइए जिनके बदौलत आज हमने स्थिरता हासिल की। नाउ सी, HDFC बैंक और रिलायंस को रखिएगा एक एक करके स्क्रीन पे। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। कल जब हम निफ्टी बैंक पर 200 डे छू रहे थे तो यही वो स्टॉक था जिसने वो रास्ता तैयार किया। आज ये रहा बिल्कुल कैलकुलेटेड। लो वॉज 100 डे और हाई 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। फिर लेके आइए आप रिलायंस का जो
आज का प्राइस बिहेवियर था, इसने 1252 को होल्ड किया, सिर्फ कल की जो कैंडल थी उसको कवर किया इसने आज। हालांकि एक पूरी कैंडल रिवर्सल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको फुलफिल नहीं किया। और एक दो स्टॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिन्होंने एक छोटा सा पुलबैक दिया आज, दैट्स हीरो मोटोकॉर्प। एक एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद मेरे ख्याल से ये स्टॉक 24 सितंबर से वन वे सेल ऑफ दिख रहा है। आज इसमें करीब 46-23 के आसपास एक छोटा सा पुलबैक था। और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जहाँ पे आज एक रिवर्सल आया, दैट्स आई थिंक ओबेरॉय रियल्टी। कल शार्प कट थे, कल क्लोज हुआ 50 डेमा के आसपास, लेकिन आज स्ट्रेंथ आज अपने 20 डेमा को रीगेन करके क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मैं चलता हूँ अनुज के पास, लेकिन उससे पहले इंडियन होटल्स और मार्क कर दूँ सेट 740 इस गिरते हुए, क्रैक होते हुए, कोलैप्स होते हुए मार्केट में ये स्टॉक आज भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल वीरू, अच्छा क्लोजिंग पे चलें इससे पहले आई थिंक श्रेया कुछ पॉइंट आउट करना चाह रही थी। श्रेया। बिल्कुल सर, दो स्टॉक्स के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ जिसने खराब नतीजों की मार झेली है। एक तो एशियन पेंट्स जिसमें एक वीक में इनफैक्ट 14% से ज़्यादा की गिरावट आई है। ब्रिटानिया भी लगभग 13% से ज़्यादा गिर गया है। इन दोनों स्टॉक्स में अब निवेशक क्या करें, क्या रुख अपनाएं, क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल श्रेया, खैर ये हम श्योर कि मार्केट के पंचनामा में भी काफ़ी सवाल आएंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब मार्केट के पास हल्का सा भी स्कोप नहीं है जहाँ पर कंपनियाँ महंगी हैं अगर उनके नंबर ख़राब आएंगे। अगर उनके नंबर ख़राब आएंगे तो मार्केट उनको पनिश करेगा, चाहे आप कोई भी कंपनी हो। और कोई भी कंपनी से कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वो कुछ हेलोड स्टॉक्स हैं जिनको मार्केट हमेशा एक 50 टाइम 60 टाइम का मल्टीपल देता था। अब शायद वो टाइम आएगा जिसमें मार्केट कहेगा कि नहीं, अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे तो शायद हम आपको मल्टीपल नहीं देंगे। चलिए खैर, अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और निफ्टी एक्चुअली ग्रीन में बंद हो रहा है, हालांकि एडजस्टेड क्लोज ग्रीन में नहीं होगी, लेकिन प्रोविजनल क्लोज करीब 1 पॉइंट ग्रीन में। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेज़ी। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक 114 पॉइंट ऊपर। स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी थी, करीब 1%। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1300 और 1100। निफ्टी IT 0.15% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार मार्केट की किस तरीके की रही। सबसे ऊपर रियल एस्टेट इंडेक्स 1% ऊपर रहा। उसके अलावा ऑटो इंडेक्स करीब वो भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। आयशर का कमाल था वहाँ पर मेनली। बाकी इंडेक्सेस मोर लेस फ्लैट थे। PSU बैंकों में गिरावट थी, FMCG में लगातार गिरावट है। इनफैक्ट इस हफ्ते का सबसे बड़ा एक्सीडेंट ये इंडेक्स ही था, 1.5% आज ये नीचे बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे ऊपर आयशर मोटर्स आज का बिगेस्ट गेनर 6.5%। हीरो मोटोकॉर्प में 2% की रैली। कोटक, HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ग्रासिम, SBI लाइफ, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपको तेज़ी दिखाई दी। नीचे क्या रहा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो करीब 3% नीचे था। उसके अलावा BPCL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, NTPC, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर वीकनेस रही। लेकिन एक चीज़ तो है वीरू, इंडेक्स का क्लोज देखिए आज आप एकदम फ्लैट, और एडजस्टेड क्लोज जो है वो हो सकता है बस यहीं पर ही हो, करीब 5-6 पॉइंट नीचे। फिर जी अनुज, कम से कम फ्लैट ही सही है ना, फ्लैट ही सही मिला तो सही एक क्लोज हमें। और ये फ्लैट क्लोज टू अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा सुकून देता है। चलिए अभी काम करते हैं, इस कार्यक्रम यानी कमाई का अड्डा को यहीं विराम देते हैं। और एक बड़ा वीकेंड आप सभी का इंतज़ार कर रहा है, एंजॉय करिए। हम भी कोशिश करेंगे इस थोड़े से पेन वाले दर्दनाक फेस को भूल करके एंजॉय करने की। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे मॉर्निंग। अनुज और मेरी तरफ से नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड। बिल्कुल, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें कि श्रेया और मैं अब यहाँ से आपको दिखाई देंगे सीधा डिजिटल डेस्क पर, और मार्केट का पंचनामा ये शुरू करेंगे थोड़ी देर।